उस लेटर को पढ़ने के बाद विधि ने अपनी आंखें जैसी ही मोमो से मिलाई, मोमो ने अपनी दोनों मुट्ठियां बांध ली और कहा, कबीर तोहफा है विधि, आहोंडे का तोहफा। भारत के एक पिछड़े और आंतरिक कोने में जहां कोई नहीं पहुंच सकता था, वहां के एक कोंड नाम के आदिवासी कबीले में आहोंडे नाम की एक 21 साल की लड़की रहती थी। आहोंडे के माता पिता का नाम था किलारा और बिंदी। आज आहोंडे की शादी थी, जिसके सपने आहोंडे और उसके माता पिता ने काफी दिन से देखे हुए थे। तुझे पता है, तेरे दादाजी कहा करते थे कि तू भगवान का आशीर्वाद लेकर पैदा हुई है, जिसके भी घर में जाएगी ना उसे खुशहाल कर देगी। और देख, आज वो दिन आ ही गया, तेरे शादी का दिन। वक्त भी कब बीत गया पता ही नहीं चला। माँ, भगवान का आशीर्वाद तो हम सब पर है, जो हमें इतना अच्छा परिवार मिला। आप भी तो यही चाहती थी ना? अरे अब यहाँ सजती ही रहोगी या बाहर भी चलोगी? लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। दुल्हन को लाल सुर्ख साड़ी, लाल बिंदी और लाल रंग के गहने में सजाकर तैयार करना ये कोंड कबीले की परंपरा थी। सिर्फ 18 साल की आहोंडे भी आज अपने मन में शादी के ख्वाब सजाए ऐसी ही सजी हुई थी। उसकी शादी कबीले के सरदार मीरो के बेटे ओजस से हो रही थी। आहोंडे लकड़ी और पत्तों के बने छोटे से मंडप में आकर ओजस के पास बैठ गई। ओजस का चेहरा भी एक विशेष तरह के लाल पत्तों से बनी टोपी से ढका हुआ था। आहोंडे की दोस्त सरिया उसके पीछे बैठी हुई आहोंडे को छेड़ रही थी। तैयार हो जा आहोंडे, हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से ओजस तुझे अब उठाकर भगाएगा। तेरी शादी बस हो गई समझो। चुप कर, कोई सुन लेगा। कोंड कबीले के रीति रिवाजों के हिसाब से ओजस और आहोंडे की शादी बस संपन्न हो ही गई थी। एक आखिरी रिवाज के हिसाब से अब ओजस आहोंडे को उठाकर कबीले के बाहर की ओर भगाने लगेगा। उसे आहोंडे को अपनी गोद में लेकर कबीले की एक पहाड़ पर बने अपने पूज्य देवता के मंदिर तक लेकर जाना था। ओजस आहोंडे को लेकर भाग रहा था। उस लंबी रात में देखते ही देखते वो पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच ही गया जहां उनके देवता का मंदिर था। वहां पहुंचकर ओजस ने आहोंडे को अपनी गोद से उतार दिया। अब क्या? अब हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से यहाँ अकेले में हमारे देवता को साक्षी मानकर तुम मेरी मांग भरोगे ना? क्या बकवास कर रही हो? देखो, घर वालों के दबाव में मैंने तुम्हारे साथ शादी की है और ये रीति रिवाज पूरे किए। मैं तुम्हें यहाँ तक भी ले आया, लेकिन तुम इस बात को समझ लो, मैं तुम्हारी मांग में कोई सिंदूर विंदूर नहीं भरने वाला। तुम मजाक कर रहे हो ना ओजस? ये कोई मजाक का वक्त है आहोंडे? मेरे बाबा ने बिना सोचे समझे तुमसे मेरी शादी करवा दी। मुझे पास के कबीले के सरदार की बेटी से शादी करनी थी। अगर उससे मेरी शादी हो जाती तो कबीले पर मेरा राज होता, लेकिन नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो ओजस? मेरी बात ध्यान से सुनो। नीचे जाकर मैं कहूंगा कि तुम खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी और तुम मांग भरवाने से पहले ही मुझे अपना भराने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी मांग नहीं भरी और इसी की वजह से ये शादी टूट जाएगी। क्या ओजस, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन तुम्हें जितनी सोने की मोहर चाहिए वो दूंगा। बोलो। मैं ये कभी नहीं करूंगी। तुम मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। ओजस की ताली बजाते ही उसके आदमियों ने आहोंडे को चारों तरफ से घेर लिया। रिवाज के हिसाब से उस रात उस पहाड़ पर आहोंडे और ओजस के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था, लेकिन ओजस पूरी तैयारी से आया था। ये क्या है ओजस? तेरी मौत की तैयारी। मैं जानता था तू नहीं मानेगी। मैं कबीले जाकर सबको सच सच बता दूंगी। मैं ये भी जानता था। धीरे धीरे ओजस के आदमी आहोंडे की तरफ बढ़ने लगे। ओजस के कदम भी आहोंडे के करीब थे और आहोंडे धीरे धीरे पीछे जा रही थी। ये क्या करने जा रहे हो तुम लोग? नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओजस अपने दोस्तों के साथ मिलकर जानवरों की तरह आहोंडे की लाल साड़ी फाड़ने लगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन ओजस के अंदर एक जानवर था जो उस रात उस पर सर चढ़कर बोल रहा था। उन लोगों ने आहोंडे के बदन पर एक कपड़ा नहीं छोड़ा और पूरी रात उसे नोच खाया। बुरी तरह से उसके साथ बलात्कार हुआ। आहोंडे रोती रही, लेकिन उन्हें उस पर दया नहीं आई। रात भर उन लोगों ने आहोंडे के साथ जो किया उसे आखिर उसका शरीर सह नहीं पाया और अगले ही दिन ओजस ने पहाड़ से उतरकर
कबीले में आकर ये सब कुछ बताया। अरे मेरा ध्यान जैसे ही हटा उस लोमड़ी ने अहोंडे पर हमला कर दिया। मैं अकेला क्या करता? देखिए मुझे भी इतनी बुरी तरह से नोचा गया है। ओजस ने बहुत ही बखूबी से अहोंडे की मौत का कारण एक लोमड़ी का हमला बता दिया। अहोंडे की लाश को जब उस पहाड़ से लाया गया तब उसकी साड़ी पूरी तरह फट चुकी थी। कहने को वो एक दुल्हन के भेष में थी, लेकिन उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसके घर वाले भी उसे देख नहीं पा रहे थे। उस रात ओजस ने उसके आदमियों के साथ न सिर्फ उसे मारा, लेकिन उसे मारने से पहले उसके साथ वो सब कुछ किया जिसके बाद अगर अहोंडे जिंदा बच भी जाती तो उसका जीना और मरना एक ही बराबर होता। उस रात उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करके ओजस उस पहाड़ से भाग गया। तब मैं आऊंगी, ओजस ही नहीं, इसके जैसे सभी मर्दों से बदला लेने में आऊंगी। शायद अहोंडे के दादाजी सही थे। वो सचमुच भगवान के आशीर्वाद के साथ पैदा हुई थी। अहोंडे तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस जगह पर मौजूद थी। आज 350 साल बाद भी अगर किसी औरत को परेशानी होती थी तो वो अहोंडे की आत्मा से मदद मांगते और उनकी मांग पूरी होती। लेकिन उनकी मदद के लिए अहोंडे की आत्मा को एक मीडियम की जरूरत थी। ऐसा मीडियम जो पवित्र हो, जिनके इरादे समाज की सेवा करना हो। और वो इरादे अहोंडे ने तुम में पाए विधि और वजीर। कबीर तोहफा है, अहोंडे जैसी पॉजिटिव एनर्जी का तोहफा। शायद वो हमारे कबीर के थ्रू कुछ अच्छा काम करवाना चाहती है। तुम्हारे कहने का मतलब है अहोंडे ने ऐसी औरतों और लड़कियों की मदद करने के लिए हमें चुना है जिनके साथ आदमी गलत कर रहे हैं। हो सकता है तुम दोनों अपने एनजीओ से समाज सेवा का काम करते हो, तुम्हारे इरादे नेक हैं। अहोंडे को इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा? उसने इस काम के लिए तुम्हें चुना और कबीर नाम का तोहफा तुम्हें दिया। विधि वजीर, अभी काफी चीजें हैं जिनका तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने जब शुरुआत में अहोंडे के बारे में जानना शुरू किया था तब मैं भी उसे ठीक तुम्हारी तरह एक बुरी आत्मा मानता था, जैसे कि तुम अब तक मानती आई हो। फिर जब मैंने ये बुक पढ़ी ना तो तब मुझे यकीन हो गया था कि अहोंडे कबीर की जान लेकर रहेगी। फिर एक दिन मैंने रुक्मणी को देखा। रुक्मणी उस दिन कबीर के कपड़े चुरा कर अपने बैग में रखकर कहीं जा रही थी। कहाँ जा रही हो? आप? तो अब तुम कपड़े भी चुराने लगी। और क्या चुराया? मैं चोर नहीं हूँ साहब। मैं आपको बताती हूँ। उसने मुझे बताया कि कैसे वो कबीर के मीडियम से बाकी लोगों की परेशानियों को सॉल्व कर रही थी। ओह, तो ये बात है। मेरा एक काम करोगी? ये सुनकर मेरा दिमाग काम करने लगा। मैं ये सब भूल गया कि अहोंडे कितनी बुरी औरत हो सकती है। वैसे भी बुक के हिसाब से तो अहोंडे कबीर को मारने ही वाली थी। अब उसे बचाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, और वो ये था कि अब मुझे वो सब कुछ करना था जो अहोंडे को हम तक खींच कर लाए, ताकि हमें पता चले कि वो हमसे चाहती क्या है। मैं तुम्हें ये सब बताता तो शायद तुम डर जाते या फिर वापस मुझ पे शक करने लगते जैसे विधि ने किया था। इसीलिए इस काम में मैंने रुक्मिणी की मदद ली, क्योंकि एक वही है जो कबीर की शक्तियों में विश्वास करती थी। लेकिन अगर अहोंडे अच्छी आत्मा है तो हमारे साथ अब तक जो होता आ रहा है वो सब क्या था? वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें अहोंडे को बुलाना होगा विधि, ताकि कबीर हमें मिल सके। और इसे बुलाने का तरीका भी मुझे मिल चुका है। क्या सच में? हाँ वजीर, मैं स्पेन में जिस कबीले से जुड़ा हुआ था ना, उन लोगों ने ये लेटर हमें भेजा है। इसमें उन लोगों ने अपने हाथ में वो सब कुछ लिखकर भेजा है जिससे हम अहोंडे से बात कर सकते हैं, उसे अपने पास भी बुला सकते हैं। लेकिन क्या मोमो? अगर अहोंडे सचमुच हमसे कुछ और चाहती है तो इसमें हम में से किसी की जान भी जा सकती है विधि। What? लेकिन ये सब अभी एक थ्योरी है विधि। अगर अहोंडे सचमुच कुछ और चाहती है तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है विधि। क्या तुम ये क्या कह रहे हो मोमो? अभी भी वक्त है विधि। अहोंडे को बुलाने के लिए जो कुछ इस लेटर में लिखा है, क्या तुम वो सब कर पाओगी और यकीन से कर पाओगी? लेकिन ये क्या लिखा है इस लेटर में आखिर? त्रयोदशी के दिन अहोंडे की मौत हुई थी, और इसीलिए आने वाली त्रयोदशी जो कल है, ठीक उसी दिन विधि को लाल साड़ी, एक लाल मोतियों का हार और 5 गुलाब के फूल एक थाली में सजा के मुंबई के एक सुनसान बीच पर रात के 12 बजे रखकर आना होगा।
वो भी वहां जहां रात के समय कोई भी आता जाता ना हो। थाली में विधि को एक चिट्ठी भी छोड़नी होगी, एक आखिरी पैगाम, और उसमें तुम्हें वो सब लिखना होगा जो तुम आहोंडे से चाहती हो। अगर तुमने ये सब सही तरीके से किया तो आहोंडे खुद वहां आएगी, और अगर हमने सही सोचा है तो हो सकता है कबीर भी लौट आए और आहोंडे का साया हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। गोल्डन बीच ही मुंबई का एक ऐसा बीच है जो रात में एकदम सुनसान हो जाता है। दिन में भी वहाँ लोग कम ही आते हैं। मोमो, एक बार सोच लो विधि, तुम सच में ये सब करोगी? यकीन है तुम्हें? हाँ मोमो, मैं कल रात 12 बजे ये जरूर करूंगी और आहोंदे को वहाँ अपनी आंखों से देखूंगी। विधि ने आहोंडे का सामना करने और अपने बेटे कबीर को वापस लाने के लिए इस आखिरी दाव को खेलने का फैसला कर लिया था। इस दाव में उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। नहीं विधि, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये सब बहुत खतरनाक है। मोमो, मुझे ये करना ही होगा। आहोंदे सच में है भी या नहीं, वो मुझे अपनी आंखों से विटनेस करना है। उस रात के बाद अगले दिन तक विधि, वजीर और मोमो ने अपने घर की एक एक लाल चीज को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि उन सब चीजों को वो परमानेंटली हटा पाए। ये आहोंडे से अपने रिश्ते को तोड़ने का एक ही तरीका था। ये रेड कुर्ता, टी शर्ट, ब्रेसलेट्स सब कुछ ले आया हूँ मोमो। जो भी लाल था मेरे पास वो सब कुछ है इसमें। मैं भी अपने कुछ कपड़े, लिपस्टिक, स्कर्टन, डोरमैट, जितना हो सके लाल रंग का जो भी सामान मिले सब कुछ यहाँ ले आई हूँ। मोमो, अब क्या करना है? इन सबको आग लगा दो। क्या आग? क्यों लेकिन? हाँ वजीर, इन सबको आग लगानी होगी। ये सब कुछ आहोंडे का असर कम करने के लिए है। कुछ ही देर में वजीर और विधि के घर के पीछे से धुआं निकलना शुरू हो गया। मोमो एक के बाद एक वो लाल रंग की चीजें आग में डालते जा रहा था जो वजीर और विधि ने इकट्ठा की थी। शाम ढलने में अभी भी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए सब वापस मोमो के पास बैठे अपने अगले कदम पर डिस्कशन कर रहे थे। विधि, तुम्हारे आहोंडे से कम्युनिकेट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। सब कुछ जो अब तक तुम्हारे साथ हो रहा है, जैसे तुम्हारी बिल्ली लूसी का मरना। लूसी का मरना एक्चुअली आहोंडे का गुस्सा था। उस वक्त तुम लोग आहोंडे के इंडिकेशन समझ नहीं पा रहे थे। लूसी ने आहोंडे का गुस्सा अपने ऊपर ले लिया और तुम्हें बचाया। और वो हाथ के निशान जो हमारे घर के बाहर बने थे, वो क्या थे? वो रुक्मणी के थे। क्या रुक्मणी? तुम ये कह रहे हो कि? हाँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, आहोंडे तक पहुंचने में खतरा था और मैं तुम्हें उस काम में इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। आहोंडे तक पहुंचने के लिए एक रिचुअल के चलते मुझे रुक्मणी से मदद लेनी पड़ी और मैंने ही उसे कहा था कि तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताए। और जो वीकी के मुझे सपने में दिखती थी और अभी हाल ही में जब कबीर रूम में लॉक हो गया था, वो क्या था मोमो? देखो विधि, कबीर के जन्म से पहले जो तुम वीके को सपने में हर बार देख रही थी ना, हर जगह देख रही थी, वो तुम्हारे विजन्स थे जो आहोंडे तुम्हें भेजना चाहती थी। और जब कबीर का रूम भी लॉक हुआ था, वो भी उसी का हिस्सा था। मतलब अब तक जो भी हमारे साथ हो रहा था वो या तो तुम कर रहे थे या आहोंदे खुद? बिल्कुल, मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था और इसीलिए मैं और रुक्मणी तुम्हें बचाने के लिए उसके डायरेक्शंस को फॉलो करते रहे। कुछ तुम्हारे विजन्स थे और कुछ काम आहोंडे के साये ने कर दिया। ओवरऑल ये सब तुम्हें आहोंडे का असर लग रहा था, पर आहोंडे शायद हमसे कुछ कहना चाहती थी। अब मुझे पूरी बात समझ में आ रही है। जो हमने सोचा था वो बिल्कुल अलग है। वजीर, तुमने उस होटल में रूम बुक किया? कौन सा होटल विधि, और क्यों? हम गोल्डन बीच के सामने एक सी फेसिंग होटल बुक कर रहे हैं मोमो। उसी बालकनी से हम आहोंदे को खुद विटनेस करेंगे आज रात। ये क्या चल रहा है यहाँ? विधि, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मोमो, अब ये लड़ाई सिर्फ आहोंदे और कबीर की नहीं है। अब ये लड़ाई एक माँ की है जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई उस माँ और ऐसी शक्ति की है जो उस माँ से उसका बच्चा छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन विधि, हो सकता है आहोंडे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो। शायद वो कुछ और कहना चाहती है। ये तो आज रात ही पता चलेगा मोमो, तुम मुझे मत रोको। रात के करीब 9 बजे के बाद विधि और वजीर अपनी कार में वो सब सामान लिए उस होटल के लिए निकल पड़ते हैं जो गोल्डन बीच के सामने बना है। मैं यहाँ रहूंगा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ओके? तुम भी मोमो। हाँ, यही है वो होटल और सामने में गोल्डन बीच है। विधि ने एक बार गोल्डन बीच की तरफ देखा
और फिर अपने हाथ में सारा सामान उठा लिया। होटल में एंटर करते वक्त उन्हें एक अजीब सा सस्पेंस महसूस हो रहा था, जैसे वो कुछ अनजान और शक्तिशाली चीजों का सामना कर रहे थे। अभी से बालकनी में आकर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा विधि, अभी सिर्फ 11 बजे हैं। क्या करूं वजीर, मेरी नजर इन लहरों से हट ही नहीं रही है। देखो ना कितना शोर कर रही है ये लहरें, लेकिन मुझे इस शोर में सिर्फ कबीर की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे जैसे वो मुझे पुकार रहा हो कि मम्मा मम्मा मुझे बचा लो। मेरा कबीर, ये हमें क्या 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 करना पड़ रहा है, कितने खुश थे हम। काम डाउन विधि, विधि हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी अपने लेवल पर ट्राई कर रही है। कबीर जल्दी वापस आ जाएगा हमारे पास। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, ओके? एंड सी यू आर एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी। अपने कबीर को बचाने के लिए तुम यहाँ क्या कुछ नहीं कर रही। वजीर विधि की हिम्मत बढ़ाने के अलावा और कर भी क्या सकता था। हाल ही में कबीर उससे दूर गया था, लेकिन अब विधि थी जो आहोंडे के लिए ये रिचुअल करने और उसे अपनी आंखों से देखने के लिए अड़ी हुई थी। त्रयोदशी की रात 12 बज चुके थे। गोल्डन बीच पर समुद्र की लहरें भी अब थम चुकी थी। विधि अपने हाथ में एक साड़ी, एक लाल मोतियों का हार और 5 गुलाब के फूल से भरी थाली लिए होटल से उतरकर गोल्डन बीच की तरफ बढ़ रही थी। विधि ने उस थाली को समुद्र से थोड़ा दूर उसी गोल्डन बीच पर रख दिया और पलटकर वापस अपने होटल की तरफ जाने लगी। विधि, थाली रख के आई? तुम यहीं रुको वजीर, तुम बाहर नहीं आओगे, मैं बालकनी में अकेले जाऊंगी। अपनी जिद के चलते विधि अकेले होटल के उस रूम की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई, जहां से गोल्डन बीच पर रखी वो थाली उसे साफ नजर आ रही थी। उसने बालकनी का दरवाजा भी बाहर से बंद कर लिया था ताकि वजीर उसे अंदर ना ले जा सके, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद वहां उसे कोई नहीं दिखा। आहोंडे का इंतजार करते करते विधि उसी बालकनी में बैठ गई। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन अब तक वो थाली वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। रात गुजरने के साथ बालकनी में विधि की आंख लगने लगी थी। जैसे ही विधि की आंख लगी, उसे यह आवाज अपने कानों में सुनाई दी। आंख खुलते ही विधि ने देखा कि वो थाली वहां से गायब है और जहां वो थाली रख के आई थी वहां एक अजीब तरह का धुआं उठ रहा था और उसे उस धुएं को देखकर लग रहा था कि जैसे उस धुएं के पीछे कोई खड़ा हो। वो थाली कहाँ गई? विधि ने देखा उस धुएं में से एक लड़की की आकृति उभरकर सामने आ रही थी। जैसे जैसे वो आकृति उसके सामने आ रही थी, विधि के लिए समझना मुश्किल होता जा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आहोंदे? आहोंदे? कड़कती बिजली के साथ उस होटल की सारी लाइट्स एकदम से बंद हो गई। विधि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और थोड़ी ही देर में मौसम भी उसके मन की तरह पल पल बदलने लगा था। बारिश की बूंदें थप थप करके खिड़कियों पर पड़ने लगी। ये क्या हो गया? वो सच में आहोंदे थी क्या? जब वो सच में यहाँ आई थी? विधि कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर जैसे ही वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, तभी उसने अपने कमरे की बालकनी में कुछ अजीब सी आवाज सुनी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ विधि। विधि ने घबरा कर अपने कमरे की तरफ पलट कर देखा। अचानक ही होटल की लाइट्स वापस आ गई थी और कमरे में एकदम से रोशनी फैल गई। उस रोशनी में विधि ने देखा कि सामने वजीर खड़ा था और आहोंडे की आवाज में वो विधि को पुकार रहा था, लेकिन उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसके गले में वो लाल मोतियों का हार था जो विधि ने अभी गोल्डन बीच पर थाली में रखा था। वजीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। आओ विधि। विधि के दिल में ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि वजीर का शरीर अब आहोंडे के कब्जे में है। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की, अपने डर को पीछे छोड़ा और धीरे धीरे बालकनी से कमरे के अंदर कदम रखा। ये उसका इकलौता मौका था आहोंडे से सामना करने का और शायद कबीर को वापस पाने का भी। विधि ने अपने दिल और होश को संभालते हुए कमरे में कदम रखा। अब उसके सामने खड़ा वो वजीर नहीं,
आहुंडे का प्रकोप था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी विधि। इतने समय के बाद तुमने मुझे याद किया है। मुझे मुझे मेरा बेटा वापस दिलवा दो, भगवान के लिए मुझे मेरा कबीर वापस दिलवा दो। अगर देना ही होता तो मैं तुमसे उसे छीनती ही क्यों। तुम्हारा कबीर उन गुंडों के पास काफी परेशानी में था। मैंने सोचा क्यों ना उसे अपने पास ही रखूं। क्या कबीर तुम्हारे पास है? और अगर मैं कहूं कि तुम्हारा कबीर अब हमेशा के लिए मेरा होने वाला है तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विधि का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने गुस्से में वजीर की कॉलर को मजबूती से पकड़ लिया। वो जानती थी कि वजीर का सिर्फ शरीर था, उसके अंदर आत्मा सिर्फ आहुंडे की थी, और विधि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। आहुंडे ने पूरी तरह से वजीर के शरीर पर कब्जा कर रखा था, और विधि भी उसके चेहरे में सिर्फ आहुंडे का गुस्सा देख पा रही थी। उसने एक पास पड़ा गुलदस्ता उठाया और गुस्से में वजीर के सर पर दे मारा। तुम किसे मारने की कोशिश कर रही हो विधि? ये तुम्हारे पति वजीर का शरीर है। चल तुम्हारा ये काम मैं ही पूरा कर देती। आहुंडे ने वजीर के पैरों को धीरे धीरे बालकनी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। विधि ने यह देखते ही उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर था। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम अभी कर रही थी, तुम्हारे पति को मारने की कोशिश। लेकिन अब मैं ये अपने तरीके से करूंगी। नो प्लीज ऐसा मत करो। और फिर अचानक से वजीर ने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। वजीर के नीचे गिरते ही विधि होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई बीच की तरफ भागती है, अपने दिल में बस एक ही उम्मीद लिए कि वो उसे वहां जिंदा पाएगी। वजीर तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ विधि। जैसे ही विधि बीच पर पहुंचती है, उसने देखा कि आहुंडे ने वजीर को समुद्र की गहराई में ले जाना शुरू कर दिया है। पानी उसके कमर तक आ चुका है। विधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आहुंडे को वजीर के शरीर से कैसे बाहर निकाले। विधि दौड़ी हुई समुद्र में उसके पास पहुंचती है। वजीर ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आहुंडे का प्रभाव उसके शरीर पर था। उसके सिर को बार बार पानी में डुबाया जा रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो। छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो। एक पल के लिए वजीर ने अपने सर को पानी से ऊपर उठाया और आहुंडे के रूप में बोला, अगर नहीं छोड़ा तो? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। बस वजीर को छोड़ दो और कबीर को मुझे वापस लौटा दो। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी, जैसा तुम बोलोगी वैसा करूंगी। अब आई ना काम की बात विधि। तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा, और वही करना होगा जो मैं तुमसे चाहूंगी। ठीक है, क्या करना होगा मुझे? विधि को अपने पति और अपने बच्चे को बचाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। आहुंडे वजीर के शरीर को विधि के पास ले आई और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। क्या?
दरवाजे की खटखटाने की आवाज आते ही उसने कबीर को बेड पर सुलाया और जाकर दरवाजा खोला। विधि ने देखा कि दरवाजे के उस तरफ वजीर खड़ा था। उसके कपड़े एकदम सूख चुके थे और वो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब भी उसके शरीर पर इंजरीज दिखाई दे रही थी। वजीर तुम? वजीर कमरे में आते हुए बोला, क्या हुआ विधि? तुमने ही तो मुझे नीचे पानी की बोतल लाने के लिए भेजा था ना, बिकॉज ये लैंडलाइन नहीं चल रहा था, और अब ऐसे शॉक हो रही हो जैसे। वजीर की नजर ये बोलते हुए जैसे ही बेड पर सोते हुए कबीर पर गई, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कबीर? विधि, विधि ये सचमुच हमारा कबीर है ना? हाँ वजीर। कबीर, तुमने कर दिखाया विधि, तुमने कर दिखाया। हमारा कबीर वापस आ गया। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? अभी यहाँ से घर तो चलो, सब बताती हूँ बाबा। विधि और वजीर उसी वक्त कबीर को लेकर अपने घर निकल जाते हैं। रास्ते में विधि वजीर के पूछने पर उसे एक झूठी कहानी बता देती है कि कैसे कबीर वापस आ गया। थोड़ी ही देर में वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। कबीर अब भी सो रहा था। कार की आवाज सुन मोमो उसी वक्त घर के बाहर आ गया। उसने देखा कि विधि की गोद में कबीर लेटा हुआ है। कबीर को विधि और वजीर के साथ देख मोमो हैरान था। वाओ वाओ विधि, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है विधि कि तुम कबीर को अहोंडे से वापस ले आई हो। तुमने ये कैसे किया विधि? आई एम वेरी टायर्ड मोमो, क्या अब हम कल बात करें? ओके फाइन, आई एम सो हैप्पी कबीर वापस आ गया। उस रात कबीर के साथ वजीर और विधि एक लंबे अरसे के बाद शांति की नींद सोए थे, लेकिन विधि के मन में पूरी रात कुछ ना कुछ चल रहा था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि कब देखते ही देखते सुबह हो गई। मम्मा मम्मा, भूख लगी है, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम दो मुझे। शो बच्चा, मैं जाते हुए खन्ना अंकल को मिल के आऊं? खन्ना अंकल अभी बिजी होंगे बेटा, उनसे हम शाम को मिलेंगे। तो क्या हम मोमो अंकल के साथ फुटबॉल खेल सकते हैं? जरूर, लेकिन आप पहले अपना नाश्ता फिनिश करो। तुम्हें नहीं लगता कबीर बदल गया है? इससे पहले उसने इतनी खुलकर हमसे कभी बात नहीं की है विधि। सही कहा वजीर। पर विधि एक बात तो बताओ, तुमने ये सब किया कैसे? विधि असली बात मोमो से छुपाते हुए बातों को घुमा देती है और वही झूठ मोमो से भी बोल देती है जो पिछली रात उसने वजीर से कार में बोला था। लेकिन कबीर तो किडनैपर्स के पास थे ना? हाँ, लेकिन अहोंदे ने ही उनसे बचाया है उसे, और उसे अपने पास महफूज रखा हुआ था। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब हम उससे कम्युनिकेट करें और कब हमें वो कबीर को लौटाए। ओह, देखा, मैं कहता था ना, अहोंडे हो ना हो कोई पॉजिटिव एनर्जी ही है। चलो बढ़िया है, अब मुझे भी जल्दी से स्पेन के लिए टिकट्स करा लेनी चाहिए। व्हाट? तुम जा रहे हो मोमो? अब कबीर भी आ गया है, अहोंडे का साया भी हम लोगों से हट चुका है, तो मुझे अब निकलना चाहिए विधि। नहीं मोमो, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे। अरे मेरा अब क्या काम विधि? मोमो, वजीर, मैं ये सोच रही थी कि वैसे भी हम लोग कब से कहीं घूमने नहीं गए। अभी मोमो भी यहाँ है और कबीर भी आ गया है, तो क्यों ना हम घूमने के लिए किसी ऐसी अच्छी जगह पर चलें। इतना सब होने के बाद अब हमें एक ब्रेक चाहिए। मुझे एक हिल स्टेशन के बारे में पता लगा है, वो यहाँ से बस 150 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों ना हम वहाँ जाएं? विधि सही कह रही है मोमो, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाओ ना। देखो कबीर भी तुम्हारे साथ कितना खुश है। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन हम जैसे ही घूमकर वापस आएंगे मुझे निकलना होगा। विधि वजीर और मोमो को घूमने के लिए मना लेती है। उनके बीच डिसाइड होता है कि वो लोग अगले ही सुबह वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन पर घूमने जाएंगे। सभी को बातों में लगाकर विधि न जाने क्या सोचने लगी। वो धीरे से सभी से आंखें चुराकर अपने रूम में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अपने आप को शीशे में देखते हुए विधि बोली, आपके मकसद को पूरा करने का पहला कदम मैंने ले लिया है। आशीर्वाद बनाए रखना रानी अहोंदे। काफी दिनों के बाद विधि और वजीर की खुशियां लौट आई थी। वजीर ने आज शाम सभी को कबीर के वापस आने की खुशी में एक छोटी सी ट्रीट भी दी थी। वजीर ने तो अपनी लाइफ से जुड़े अहोंडे के इस चैप्टर को उसकी हैप्पी एंडिंग मान लिया था, लेकिन विधि जानती थी कि ये अंत नहीं, शुरुआत थी एक नए कोहराम की, अहोंडे के बदले की।
आज रात खाने के बाद मोमो घर की छत पर अकेले सिगरेट पी रहा था और इसी के साथ वो थोड़ा परेशान भी नजर आ रहा था। यार ये पर वीके की इस बुक में तो लिखा था कि कहानी के अंत में विधि कबीर को नहीं बचा पाएगी। कहीं विधि हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये कहानी का अंत नहीं है। इसका मतलब है कि अभी विधि और वजीर को बहुत कुछ देखना बाकी है। मोमो परेशान होते हुए काफी देर तक छत पर घूमता रहा और अपनी सिगरेट खत्म करके अपने रूम में चला गया। काफी रात बीत चुकी थी, लेकिन एक अजीब सा डर उसे खाए जा रहा था। जहां हर कोई अब तक सो चुका था, मोमो अभी भी अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अहुंडे और विधि का कम्युनिकेशन इतनी आसानी से कैसे हो गया? मैं ये मान ही नहीं सकता। कुछ तो है जो विधि हम लोगों से छुपा रही है। और तो और मैंने और एक चीज नोटिस की कि वजीर जरूर खुद को नॉर्मल शो कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी पर कुछ इंजरीज भी थी। आई कुड सी इट वेरी क्लियरली, एकदम साफ साफ। ये सोचते हुए मोमो एक बार फिर अपने टेबल पर रखी सिगरेट उठाकर लाइट करता है। अभी भी उसके मन में एक अलग ही उथल पुथल चल रही थी। वीके की बुक में जो भी लिखा था अब तक वो सब वर्ड टू वर्ड हुआ है, और उसमें लिखा था कि कहानी के एंड में विधि कबीर को खो देगी। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? आई डोंट गेट दिस यार। आई डू नॉट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। मोमो ने सिगरेट को क्रश करने के लिए टेबल पर रखी एश ट्रे को ढूंढा और वहीं टेबल पर ही वीके की बुक भी रखी हुई थी। सिगरेट क्रश करते समय गलती से मोमो उस बुक को टेबल से नीचे गिरा देता है। वीके की उस बुक के नीचे गिरते ही उसके कुछ पन्ने खुल गए, लेकिन उसमें मोमो को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी होने लगी। वो उसी वक्त सिगरेट छोड़कर उस बुक को जमीन से उठाकर अपने हाथों में ले लेता है। ये क्या? इस बुक के बीच के पेजेस कहाँ हैं? इस पर मेरा ध्यान पहले क्यों नहीं गया? फक या अल्लाह। मोमो देखता है कि उस बुक के बीच के कुछ पन्ने वहां से गायब थे। मोमो बार बार उस बुक के पेजेस पलटाते जा रहा था, लेकिन उसे वो पेज कहीं नहीं मिले जो उस बुक में से गायब थे। इसका सीधा मतलब था कि विधि और कबीर की कहानी में कुछ मोड़ ऐसे भी थे जो कोई नहीं जानता था। मोमो फौरन वजीर और विधि के पास जाकर उन्हें ये बात बता देने की सोचता है। विधि पक्का हमसे कुछ छुपा रही है, और मुझे इसी वक्त ये पायल की आवाज कहां से आ रही है? अब रात के करीब 3 बज रहे थे और इस वक्त परेशान होकर मोमो अपने कमरे से विधि और वजीर के कमरे की तरफ जाने की सोच ही रहा था कि उसे अपनी खिड़की के बाहर से पायल की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने ही वाला होता है कि ये तो विधि है। ये इस वक्त आउट हाउस की तरफ क्यों जा रही है? मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मोमो देखता है कि आधी रात गए विधि अपने घर के बाहर बने एक आउट हाउस की तरफ जा रही होती है। वो अपने कमरे से ही उसे छुप कर देखने लगता है। विधि उस वक्त खुले बालों के साथ एक लाल जोड़ा पहनकर अपने घर के आउट हाउस की तरफ बढ़ रही थी। ये विधि के आउट हाउस में जाते ही वहां क्या हो रहा है? मोमो ने अभी अभी जो देखा वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये पल उसके लिए काफी डरावना था। उसके शरीर में अजीब सी सिरहन दौड़ गई थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? विधि के पीछे जाऊं या नहीं? ये करना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे यहीं से सब कुछ देखना होगा। अब तक विधि वो लाल जोड़ा पहने उस आउट हाउस के अंदर जा चुकी थी। आउट हाउस के अंदर पहुंचते ही उसने उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वजीर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। वो तो आराम से कबीर के साथ एक चैन की नींद सो रहा था। उधर आउट हाउस में विधि एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई और वहां की सारी लाइट्स को बंद कर दिया। विधि ने उस अंधेरे आउट हाउस में अपने सामने रखी टेबल पर एक मोमबत्ती जलाई। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। विधि पता नहीं क्यों इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। उस लाल जोड़े में वो जैसे पूरी तरह एक दुल्हन लग रही थी, लेकिन इस दुल्हन के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि खून सवार था। अपने कमरे में खिड़की के पास खड़े मोमो को एकदम से उस आउट हाउस से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये तो विधि की आवाज है। आउट हाउस में जाते ही उसकी लाइट्स भी ऑफ हो गई है, और विधि ऐसे क्यों चिल्लाने लगी है? मौसम अचानक बदल गया और वहां तेज बारिश शुरू हो गई।
विधि को देखकर मोमो की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो बस विधि को आउट हाउस में उस मोमबत्ती के सामने लाल जोड़ा पहने जोरों से चिल्लाते हुए सुन रहा था। मोमो से रहा नहीं गया। हिम्मत करके वो अपने कमरे से निकलकर उस आउट हाउस की तरफ बारिश में आगे बढ़ने लगा। मोमो इस वक्त उस आउट हाउस के दरवाजे के बाहर खड़ा था। अंदर जाना सही होगा या नहीं, क्या करूं? अब विधि ने अपने सर को ऊपर की तरफ किया और आगे बोलने लगी। मोमो के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही विधि समझ चुकी थी कि दरवाजे के बाहर कोई है। वो अपनी कुर्सी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लगता है विधि बाहर आ रही है। तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है और मोमो को मालूम पड़ता है जैसे विधि उसके आंखों के सामने से गायब हो गई हो। वेट फॉर सीजन 2 ऑफ अहोंडे। सीजन 2 ऑफ अहोंडे कमिंग सून। 8 आईने के सामने बैठी विदिशा लाल जोड़े में खुद को निहार रही थी। आज उसकी शादी थी। बसंत की तरह उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिल रहा था। उस कमरे में चारों तरफ दिए जल रहे थे और दियों की रोशनी में एक औरत विदिशा के बालों में लाल गुलाब का बना गजरा लगा रही थी। ठीक से गजरा लगाओ, आज मेरी शादी है। मैं एक ऐसी दुल्हन बनना चाहती हूँ जिसे देख के लोग सदियों तक तारीफें करें। हर औरत अपने विवाह पे बिल्कुल मेरी तरह सजने संवरने की कोशिश करे। विदिशा ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आखिर मैं इस काबिले के राजा की बेटी हूँ। मेरे रूप में किसी तरह की कमी नहीं लगनी चाहिए। पास ही खड़ी उसको सुजाती सुप्री विदिशा की खास दासी थी, मगर सुप्री के मुंह पे खुशी से ज्यादा चिंता की लकीरें उभरी हुई थी। उसने विदिशा का आंचल ठीक करते हुए कहा, तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की को ना तो कोई राजकुमार मिल जाता। तुमने इस बच्चलन आदमी से विवाह करने की क्यों सोची? ये सुनते ही विदिशा थोड़ा सा झिझक गई और उसने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, किसने कहा वो बच्चलन है? तुमने आखिर मेरे होने वाले पति को कब देखा? तुम्हारा पति बच्चलन ही नहीं बल्कि एक नंबर का पापी, शराबी और ढोंगी भी है। ठीक है, वो एक कातिल है। उसने 2 महीने पहले ही एक लड़की के साथ घिनौनी हरकत की थी। हमारे कबीले में हर कोई अपनी लड़की ब्याहने से कतराता है। सबको बस एक ही डर लगता है कि कहीं उसका भी हाल अहुंडे जैसा ना हो जाए। विदिशा अपने होने वाले पति के बारे में इतना भला बुरा सुनकर गुस्से से भर उठी। उसने सुप्री को जोर से धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया। सुप्री का सर सामने रखे शीशे से टकरा गया। दोबारा कभी ओजस से इस तरह से बात मत करना। जी 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 रानी विदिशा। उस पल सुप्री ने विदिशा का असली रूप देखा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आंखों में गुस्सा, तना हुआ चेहरा और मुट्ठी बने हुए हाथ, जैसे वो उसी पल सुप्री की जान ले सकती थी। विदिशा ने लेकिन थोड़ी ही देर में खुद को संभाला और हाथ में मरहम लेकर सुप्री के पास गई। ये लो, इसे अपनी खरोच पे लगा लो। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए। अहोंदे था ना नाम उसका? सुप्री ने अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन तुरंत ही उसने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो ना इन बातों को। बारात आने ही वाली होगी। अब काफी देर हो चुकी है इन सब बातों के लिए।
भगवान तुम्हारी रक्षा करे और सदा सुहागन रखे, ढेरों खुशियां दे। सुप्री जल्दी से विदिशा के कमरे से निकल जाती है। अहोंदे। विदिशा को अहोंडे बोलते ही 100 साल बाद की झलकियां दिखने लगती हैं। उसे गुलाब की टोकरी में सोया कबीर दिखाई देता है और साथ ही उसे एक ऐसे इंसान की कब्र दिखाई देती है जिसकी कब्र पर मोहम्मद मोहसिन लिखा होता है। साल 2040। विदिशा को ये विजन्स आ ही रहे होते हैं कि एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, अहोंडे, तुम अहोंडे का बदला हो तुम अहोंडे का। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आज तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। चुप हो जाओ, तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। विदिशा को सुप्री पे गुस्सा आ जाता है और उसे वो तेजी से कमरे के बाहर धक्का देने लगती है। सुप्री का पैर एक ठोकर से टकराता है और वो गिर पड़ती है। सुप्री की चीख सुन के विदिशा एकदम से चौंक जाती है। सुप्री, तुम गिर कैसे गई? मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि बारात आ गई है, तो स्टेज पे चलने का वक्त आ गया है, लेकिन फिर आपने मुझे धक्का देना चालू कर दिया। आपको क्या हो गया है रानी विदिशा? मैं वो मुझे माफ कर दो। वो आई थी, मुझे माफ कर दे सुप्री। विदिशा लाल जोड़ा पहने एक लकड़ी के बने स्टेज पे जाकर बैठ जाती है। उसके बगल में लंबे कदकाठी वाला और पीले रंग का कुर्ता पहने ओजस बैठा हुआ था। ओजस के मुंह से शराब की गंध आ रही होती है, मगर उसकी शक्ल पे कुछ ऐसी चमक थी जैसे कि उसे सब कुछ मिल गया हो, मानो जैसे आज उसकी जीत हुई हो। उसने एक नजर विदिशा की तरफ घुमाई और कहा, मेरी रानी विदिशा। विदिशा हल्के से मुस्कुराई। ओजस ने गुलाब उसके कान के पीछे डालते हुए कहा, ये जंगल, ये कबीला, ये ताज, ये मुकुट और तुम, सब मेरा है। तभी विदिशा के बाबा राजा इकीर वहां पे आते हैं। राजा इकीर का स्वागत है। विदिशा को विदा करने की रीति रिवाज शुरू किए जाएं। सभी लोग अलग अलग कामों में जुट गए। कोई फूल को थाल में सजाने लगा तो कोई इत्र का छिड़काव करने लगा। कुछ विदिशा का तोहफा एक संदूक में डालने लगे तो कोई तरह तरह के पकवान, फल और मिठाइयों की पोटली बनाने लगा। ध्यान रहे, सब कुछ हमारी बेटी विदिशा के लिए अच्छे से भेजा जाए। इसे ससुराल में हमारी और इस घर की याद ना आए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम पे विश्वास रखिए। आपकी बेटी को तो मैं पलकों पर सजा कर रखूंगा। राजा इकीर ने अपनी नजरें फेर ली, मानो जैसे उन्हें ओजस पे जरा भी विश्वास ना हो। अपनी बेटी विदिशा की खुशी के लिए उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दी थी। विदिशा स्टेज पे बैठी अपने पिता को इशारा करते हुए अपने पास बुला लेती है। बाबा, मैं जा रही हूँ, आप खुशी खुशी मुझे भेजें। वो एक खूनी है बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। अफवाहों पे ध्यान ना दे बाबा। उस रात क्या हुआ किसी को नहीं पता। ओजस की जबरदस्ती उस लड़की से शादी कराई जा रही थी। ओजस ने बस उसका इनकार किया और कुछ नहीं। और उसकी मौत यूं ही हो गई? उसे जंगल में लोमड़ियों ने नोच डाला। ओजस ने बताया तो था। बेटा, तुम्हें कैसे उस पे इतना विश्वास है? तभी ओजस, जो कुछ दूरी पे राजा इकीर और विदिशा को देख रहा था, कुछ सोचते हुए उनके पास आया और बोला, किसी भी पिता को संकोच होगा, आखिर वो हादसा ही ऐसा था। मगर आप मेरे ऊपर भरोसा करें और अपनी बेटी को खुशी खुशी मेरे साथ अलविदा करें। राजा इकीर लकड़ियों और फूल पत्तों से बने स्टेज पर खड़े हुए ढोल नगाड़े वालों को ढोल बजाने का संदेश देते हैं। धीरे धीरे कबीले से ढोल नगाड़े की आवाज आनी बंद हो गई और घोड़े पे सवार विदिशा अपने पति ओजस के साथ एक पहाड़ तक पहुंच गई। इस पहाड़ की दूसरी ओर एक और कबीला था। इसका नाम भिलवर था। ओजस इसी कबीले का रहने वाला था। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ मशाल जल रही थी। ओजस और उसके साथियों ने अपने घोड़ों को थोड़ी देर के लिए पेड़ों से बांध दिया। दूर दूर से भेड़ियों और लोमड़ियों की चीखने की आवाजें आ रही थी। विदिशा ने डर के मारे ओजस को जोर से पकड़ लिया। ये लो पानी पी लो। मैं हूं ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे कबीले तक कब तक पहुंचेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बस कुछ देर और, सुबह की पहली किरण हम भिलवर में देखेंगे,
फिलहाल तुम थोड़ा आराम करो। इतना कहते ही ओजस ने विदिशा को जोर से पकड़ लिया और उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। और दूसरी तरफ अपने कमरे में सोई विधि अचानक ही जाग गई। नहीं, क्या हुआ तुम्हें? आई कांट इवन किस यू नाउ। विधि के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसे देखकर वजीर भी चौंक गया था। इतने दिनों के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। I'm sorry, इतना सब कुछ हो गया कि अब कुछ नॉर्मल लगता ही नहीं। तुम नींद में इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि यू आर ग्लोइंग लाइक अ ब्राइड एंड ऑफ कोर्स आई गॉट टेम्प्टेड। अच्छा जी, ओके, आई लेट यू किस मी, पर उसके पहले कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, माय हेड हर्ट्स। हाँ श्योर। वजीर के जाते ही विधि ने अपना पसीना पोंछा और अपने तकिए के नीचे से एक कागज का टुकड़ा निकाला। वो जल्दी जल्दी उसे पढ़ने लगी। उसने अपनी उंगली में पहनी लाल अंगूठी की तरफ देखा जो कि अब चमकने लगी थी। उसकी रोशनी विधि की आंखों को जला रही थी। कुछ ही देर में विधि ने देखा कि उस अंगूठी की रोशनी एक चक्र में बदलने लगी थी। वो चक्र अब ठीक उसके बेड के ऊपर गोल घेरे में बनने लगा था। उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। विधि का गला सूखने लगा था। तुमने अपना मौका गवा दिया है विधि। मुझे माफ कर दो होंदे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वजीर को कैसे धोखा दे सकती हूँ? किसने कहा कि तुम वजीर को धोखा दे रही हो? धोखा तो तुमने मुझे दिया है विधि। तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ, क्या करूँ, बहुत मुश्किल है मेरे लिए सब। तुम्हें कबीर की सलामती शायद अच्छी नहीं लग रही है ना? कबीर कहाँ है वो? यही तो सो रहा था। देखो, तुम मुझसे प्लीज कुछ मत करो। मैं निभाऊंगी तुम्हारा वादा। मुझे थोड़ा और वक्त दो प्लीज। सुनो, उस पहाड़ के पास एक खजूर का पेड़ है। वो पेड़ मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के वक्त लगाया था। उस पेड़ के नीचे कुछ लाल चूड़ियां दफन है। अगली बार तुम उन्हें पहन लेना। ये बोलते ही कमरे से वो रोशनी का भंवर गायब हो गया और विधि की अंगूठी की चमक गायब हो गई। वजीर कमरे में पानी लेकर आ गया था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें पानी के ग्लास के साथ साथ कुछ और भी चीजें थी। उस ट्रे पर जब नींद में डूबी विधि की नजर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। ये तुम्हारे पास कैसे? Why are you acting so weird? लाल चूड़ियां, गजरब, ये सब क्या है? तुम्हें क्यों याद होगा? विधि, घड़ी देखो। 12 बजे है सो। It's our wedding anniversary. What's wrong with you? Oh, I'm sorry. मैं घर के कामों में और प्लस अभी भी एनजीओ के काम में काफी प्रेशर बढ़ गया है। मैं बिल्कुल भूल गई। Wow, look how the time changes, you know. हर बार मैं भूलता था और तुम गुस्सा करती थी और इस बार तुम भूल गई and I can now feel what you must have felt all these years. I'm so sorry too, विधि। विधि ने वजीर को गले लगा लिया। उस रात काफी दिनों बाद विधि और वजीर ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। वजीर ने उसे वो लाल चूड़ियां पहनाई और फिर उसके बालों को लाल गुलाब के गजरे से सजा दिया। तुम बिल्कुल कहीं की रानी लग रही हो। ये लाल चूड़ियां वजीर के पास आई कैसे? क्या सोच रही हो? एक बात पूछो? हाँ, ऑफ कोर्स। तुमने ये लाल चूड़ियां कब खरीदी? मैंने नहीं खरीदी। तो ये मुझे हमारे आउट हाउस में मिली थी। बट आई प्रॉमिस, ओके, आई विल गेट यू अ रियली नाइस गिफ्ट टुमारो आफ्टर ऑफिस। विल स्पेंड अ नाइस इवनिंग टुगेदर। वजीर, आउट हाउस तो काफी टाइम से बंद है। नहीं तो तुम तो आजकल हर शाम आउट हाउस ही जाती हो। यू गो देयर, यू लाइट अप द कैंडल्स। मैं क्यों आउट हाउस जाऊंगी? अरे विधि, स्टॉप प्लेइंग विद मी यार, लीव इट। रात काफी हो गई है एंड प्रोबेबली यू आर स्टिल इन स्लीप। सो जाते हैं। मुझे आउट हाउस जाते हुए और किसने देखा है वजीर? सबने ही। सबसे पहले मोमू ने, फिर रुक्मनी, फिर मैं, मे बी कबीर ने भी देखा होगा। तो क्या मैं आज शाम भी आउट हाउस गई थी? So what? It's our property. Nobody is stopping you from going there. मतलब अहोंदे ने अपनी पहली चाल चल दी है। उसने बोला था कि अगर मैंने उसकी शर्तें ठीक से पूरी नहीं की तो वो समय को रोक। अहोंदे, समय क्या है ये सब? What are you saying? Forget it. I'm going to sleep now and listen. It's high time you should get over Ahonde now. The chapter is over. उस पूरे हादसे को 5 साल हो गए हैं। कबीर is super fine. Look at him. कितना पीसफुली सो रहा है बेचारा। नसीर, don't you think Kabir should look like a 10-year-old boy and not 5? What?
हम बॉयज ग्रो अप सडनली, तुम देखना वो कुछ ही महीनों में तुम्हारी हाइट भी क्रॉस कर लेगा। वजीर के मन में विधि की बात घर कर गई थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। वजीर को विधि की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ बातें उसकी चिंता जरूर बढ़ा रही थी। उसे अब तक जो नॉर्मल लग रहा था, अचानक ही सब कुछ अजीब मालूम पड़ने लगा था। उस कागज में मतलब जो लिखा था वो महज एक धमकी नहीं थी। अब अगर मैंने उसकी शर्तें पूरी नहीं की तो कबीर और मैं वजीर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। रात विधि के लिए एक उलझन बनकर आती थी। हर सुबह जैसे उसकी यादों का एक हिस्सा छुप जाता था और हर रात वही सपना फिर से नई तस्वीरें लाता था। लेकिन अब तक जो तस्वीरें धुंधली थी वो विधि के तकिए के नीचे दबी डायरी के पन्नों में साफ होने लगी थी, जो उसका सच जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हर रात की शुरुआत इसी सपने से होती है और सुबह कुछ याद नहीं रहता। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये वही दिन है जब मैंने पहली बार ये सपना देखा था। मैं वही चीजें लिख रही हूँ जो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब की हैं। पहाड़ी पर लगा वो पेड़, लाल चूड़ियाँ, पेड़, चूड़ियाँ। विदिशा, मुझे सुन पा रहे हो तुम? विदिशा, तुमने मुझसे वादा किया था विदिशा, और अगर दोबारा तुमने मेरा वादा तोड़ा तो उसका अंजाम तुम देख नहीं पाओगी। कौन है? आहोंदे? तुम सच में हो या सिर्फ मेरा दिमाग? विदिशा, तुम फिर भूल जाओगी। तुम अतीत में हो। जब तक तुम मेरा बदला पूरा नहीं करती तुम इसी चक्रव्यूह में फंसी रहोगी। विधि के सारे शक शुबे अब एक नई राह पर चल रहे थे। सपना, डायरी और आहोंडे की आवाज, क्या ये सब एक कहानी के टुकड़े थे? और अगर थे तो उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? डे 1, आहोंदे का बदला यहीं से शुरू होता है। पहाड़ी पर एक पेड़ है, उसके नीचे दबी लाल चूड़ियां हैं। उन्हें पहनते ही तुम अगले पड़ाव तक जाओगी। बदला, लाल चूड़ियां, ये सब क्या है? विधि, सोचो। डे 2, आहोंदे का बदला यहीं से शुरू होता है। पहाड़ी पर एक पेड़ है, ये क्या है? डे 3, आहोंदे का बदला यहीं से शुरू होता है। आहोंदे का बदला यहीं से शुरू। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये हैंडराइटिंग तो मेरी है, लेकिन ये सब कब लिखा और एक ही बात बार बार क्यों? डे 1900, मतलब मैं 5 साल से एक ही दिन रोज जी रही हूँ। हे भगवान, ये सब क्या है? ये सिर्फ एक माया जाल है जिसमें मैं दिन पर दिन और फंसती जा रही हूँ। लेकिन एक बात तो साफ है, मुझे वही करना होगा जो डायरी में लिखा है। अगर मैं ये नहीं करती तो मैं ये सपने और अपनी अतीत से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगी। विधि, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, बस एक सपना था। वजीर वापस सो जाता है, लेकिन विधि ये लगातार आ रहे सपनों को लेकर अब काफी चिंता में आ चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? कैसे पहुंचूं उस पेड़ तक? और अगर मैंने आहोंदे का काम पूरा नहीं किया, इसका मतलब समय और आहोंदे दोनों मुझ पर भारी पड़ जाएंगे। मम्मा, मम्मा, दरवाजा खोलो ना। कबीर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, आपने ही तो बोला था ना कि मैं आज आपके साथ सोऊंगा, और फिर आप सो भी गई और मुझे पता भी नहीं चला। विधि का मन ये सुनकर कांप गया। उसने कबीर को अपने पास खींच लिया और अपनी सांस संभालते हुए कहा, बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। कबीर, तुम अपने बेड पर जाओ और सो जाओ। सुबह स्कूल भी तो जाना है ना? विधि कबीर को वापस उसके कमरे में भेज देती है, लेकिन विधि के अंदर चल रहे सवाल अब और गहरे होने लगे थे। विधि को तुरंत ही अपने सवालों का जवाब चाहिए था। आउट हाउस। वजीर उस दिन बता रहा था कि मैं आउट हाउस चाहती हूँ, लेकिन क्यों? वहाँ ऐसा क्या है? मुझे भी जाकर पता करना होगा। विधि ने देखा कि वहाँ चारों तरफ फूल बिखरे हुए हैं। लाल रंग जमीन पर फैला हुआ है। इस लाल रंग के छींटे दीवारों पर लगे हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। धूल में लिपटा एक सुर्ख लाल जोड़ा भी सामने रखी टेबल पर एक थाल में सजा हुआ था। विधि धीरे धीरे अपने कदम उस लाल जोड़े की तरफ बढ़ाती है और अपने हाथों से कपड़े पर लगी धूल को साफ करती है। लाल जोड़ा? क्या ये वही लाल जोड़ा है जिसके बारे में उस डायरी में लिख रही हूँ मैं?
विधि वापस से अपने हाथों में दबोची हुई उस डायरी को खोलती है और आगे लिखना शुरू करती है। डे 19-1। अगर मैं आज रात फिर सो गई तो ये कहानी यहीं फिर खत्म हो जाएगी और कल सुबह ये कहानी फिर नए सिरे से शुरू हो जाएगी। हर रात की तरह इस रात भी मोमो विधि को आउट हाउस में खुद से बातें करते देख रहा होता है। उसे ये तो पता था कि विधि की जिंदगी में कुछ तो उथल पुथल चल रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि ये हलचल विधि या उसके परिवार को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। 5 साल हो गए हैं। हर रात विधियां आती है और सुबह होते होते वापस चली जाती है। ना कोई जवाब, ना कोई सवाल, ना कोई निशानी। आई होप बस इस सब कोई बड़े तूफान से पहले की शांति ना हो। अगर आज भी मैं वापस सो गई तो जल्द ही ये सब एक तूफान में बदल जाएगा। जल्द ही कबीर और वजीर पर कहर बरस जाएगा और इन सब की जिम्मेदार मैं होंगी। विधि, तब क्या बहाना करोगी तुम? तब किसको ब्लेम करोगी तुम अपना परिवार खोने के लिए? तुम्हें तो तब भी कुछ याद नहीं रहेगा। नहीं, आज मैं हर रात की तरह इस रात भी होंदे को खुद पर सवार नहीं होने दे सकती। आज अगर मैं वापस सो गई मतलब मैं इस कहानी के अगले पहलू तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। विधि ने फैसला कर लिया था कि आज वो अपना सपना पूरा करेगी। उसकी डायरी में जो बात पिछले 5 सालों से रोज लिखी जा रही थी, आज वो उसकी अगली कड़ी तक पहुंच कर रहेगी। लेकिन इस बार उसके मन में एक डर था। क्या ये बदला सिर्फ आहुंडे का है या इसमें उसके अपनों की भी किस्मत जुड़ी है? आज मैं उस पहाड़ी जा रही हूँ। मैं उन लाल चूड़ियों तक पहुँचूंगी और सोने से पहले ये काम पूरा करूंगी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। क्या बात है भाई, पूरी रात कहाँ गायब थी और इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? वो मैं बस एंड लुक एट यू, ऐसा लग रहा है सालों से सोई नहीं हो। विधि, यू नीड रेस्ट। तुम रात भर नहीं सोई हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सो गई थी। आई जस्ट रियली हैव अ बैड हेडेक। वजीर, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इसीलिए आज दिन भर के लिए मैं सोलो आउटिंग पर जा रही हूँ। आई चिल अलोन, ड्राइव, रिलैक्स ऑन द बीच। आई फील बेटर। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? लुक एट यू विधि, तुम बीमार लग रही हो एंड आई एम सॉरी टू ब्रेक इट यू बट मोमो एंड आई, वी बोथ आर रियली कंसर्न्ड फॉर यू। यू डोंट ईट प्रॉपर्ली, यू बैडली स्लीप। तुम्हें ना दिन का होश रहता है ना रात का। दिन भर पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती हो यार। एंड यू वांट मी टू गिव यू स्पेस, और कितना स्पेस दूं मैं तुम्हें? लिसन वजीर, आई एम सॉरी। मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, बट प्लीज आई नीड दिस डे। मेरे लिए आज का दिन बहुत जरूरी है। क्या मैं तुमसे बस आज आखिरी बार खुद के लिए कुछ वक्त मांग सकती हूँ? जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। विधि वजीर की हर बात को अनसुना करके चुपचाप से वहां से निकल जाती है। लेकिन वजीर के लिए अपनी पत्नी को इस तरह बेबस देखना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। वजीर ने भी विधि को और नहीं रोका और उसके जाते ही वो मोमो को विधि के जाने की खबर देने चला गया। हर बार कुछ न कुछ मुझे रोक लेता है या मैं भूल जाती हूँ कि मेरा मकसद क्या है, लेकिन इस बार मुझे रुकना नहीं है। मोमो और वजीर ने डिसाइड किया वो विधि को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग विधि की गाड़ी को थोड़ी दूर से फॉलो करेंगे। विधि ने जंगल का रुख लिया जो पहाड़ी तक ले जाता था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन एक हल्की सी आवाज उसका पीछा कर रही थी। मोमो और वजीर जो विधि को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जब विधि पहाड़ी पर पहुंची, उसका सामना एक बड़े और पुराने पेड़ से हुआ। पेड़ के नीचे की मिट्टी गीली थी, जैसे वहां कुछ दबाया गया हो। यही है, ये वही खजूर का पेड़ है। विधि का पीछा करते करते वजीर और मोमो भी जंगल तक पहुंच गए थे, लेकिन विधि उन्हें देख न ले इसलिए वो काफी दूर से विधि पर नजर रखे हुए थे। पेड़ की टहनियों के बीच उन्हें विधि की परछाई तो दिख रही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी ये समझना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे विधि मिट्टी हटाती है और उसे एक लाल कपड़े में लिपटी हुई चूड़ियां मिलती है। चूड़ियां देखते ही विधि के सामने मौजूद पेड़ के तने पर विधि को एक परछाई बनती नजर आती है। एक औरत लाल जोड़ा पहने पेड़ के तने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, जैसे वो कितने सालों से उस तने से फंसी हुई हो और विधि के आने से वो औरत आजाद हो रही हो। उसका चेहरा विधि से मिलता जुलता था। ये मैं हूँ, पर कैसे? विदिशा, अब देर मत करो, चूड़ियां पहनो। तुम फिर आ गए अहोंदे। तुम अहोंदे ही हो ना, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझसे क्यों मिल रहा है? विदिशा, मैं तुम्हारा इतिहास हूँ, तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा
जो अधूरा रह गया। तुम समय को हरा नहीं सकती विदिशा। विधि, विधि नाम है मेरा। तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? विदिशा, तुम्हारे पास वक्त कम है विदिशा। विधि ने अहुंडे की बात को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने धीरे से चूड़ियां अपने हाथ में पहनी। दूर खड़े वजीर और मोमो विधि को पेड़ से बात करते देख रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि विधि आखिर क्या करने की कोशिश कर रही थी। ये विधि को क्या हो रहा है? ये हवा इतनी तेज क्यों है? जैसे ही विधि ने चूड़ियां पहनी, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। विधि के आसपास की दुनिया एकदम से मानो रुक सी गई हो। ऐसा लग रहा था कि विधि के जिस्म से उसकी आत्मा को कोई उस पेड़ के अंदर से अपनी ओर खींच रहा हो, और धीरे धीरे विधि की आत्मा उस पेड़ में समाती जा रही है। मोमो, मोमो, ये क्या हो रहा है? I can't see anything. ये धूप की रोशनी और ये आंधी। What's happening, वजीर? I can't hear anything. होंदे, ये बदला मैं पूरा करके रहूंगी। मैं तुम्हारा बदला पूरा करके रहूंगी। रानिया होंदे, आदेश दीजिए, मुझे क्या करना होगा? ये तो अब समय ही बताएगा। जब विधि ने उन लाल चूड़ियों को पहना, एक अजीब सी रोशनी जंगल में फैल गई थी। वजीर और मोमो के लिए ये एक डरावना और भयानक मंजर था। उन्हें कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उस जंगल में आखिर क्या हो रहा था। ये रोशनी कुछ ही देर में हल्की पड़ गई थी, हवाएं चलना भी बंद हो गई थी, और तभी वजीर और मोमो देखते हैं कि विधि बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है। वजीर, वजीर, जल्दी आओ, विधि को कुछ हो गया है। विधि, तुम मुझे सुन सकती हो? विधि बिल्कुल बेजान लग रही थी, जैसे उसका सारा होश किसी और दुनिया में चला गया हो। उसकी आत्मा उन हवाओं के साथ कहीं और बह गई हो। वजीर और मोमो ने मिलकर उसे उठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। विधि के एमआरआई के अकॉर्डिंग उसके दिमाग पर कोई गहरा असर हुआ है, इसलिए वो अनकॉन्शियस है, और सिंपल भाषा में कहें तो कोई अंदरूनी चोट जिसका बोझ उसका ब्रेन उठा नहीं पा रहा है। बट डॉक्टर, विल शी बी ओके? देखिए, विधि की बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जस्ट हर ब्रेन जिसमें हल्की सी स्वेलिंग है, बट वो भी नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो सकता है। आप लोग परेशान मत होइए, ओके? मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, इसमें कुछ स्लीपिंग पिल्स भी हैं, और विधि कुछ दिन आराम करेगी तो आई एम श्योर शी विल फील बेटर। आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वजीर और मोमो विधि को घर ले जाते हैं, लेकिन रास्ते भर उनके दिमाग में वो सब चल रहा था जो उन्होंने जंगल में देखा, वो दिव्य शक्ति जो उन्होंने जंगल में महसूस की थी। वजीर को बस इस बात का डर था कि उस सुपीरियर पावर का विधि और कबीर से कोई लेना देना तो नहीं। ये क्या कर रही थी वहां वजीर? ये जंगल में अकेले क्यों गई थी? मुझे नहीं पता, बस इसे घर ले चलो, विधि को फिलहाल आराम करने की जरूरत है। 2 दिन बीत गए थे। विधि अपने बेड पर बेजान सी पड़ी थी। मोमो और वजीर दोनों उसकी देखभाल में लगे हुए थे, लेकिन उनका डर बढ़ता जा रहा था। वजीर, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। न ढंग से आंखें खोल रही है, न कुछ बोल रही है। मुझे पता है, लेकिन क्या करूं? क्या हम वापस से विधि को हॉस्पिटल लेकर चलें? मोमो और वजीर जब इस दुविधा में उलझे हुए थे कि आखिर विधि को क्या हुआ है, ठीक तभी विधि की सांसें तेज होने लगती है और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। मैं कहाँ हूँ? विधि, तुम होश में आ गई। थैंक गॉड। विधि, हाउ आर यू फीलिंग? मैं वजीर, तुम ठीक हो ना? विधि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कबीर भी। थैंक गॉड विधि, तुम होश में आ गई। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। विधि, तुम्हें कुछ याद है? तुम जंगल में क्या कर रही थी? जंगल? मैं जंगल में थी? विधि का दिमाग एक अजीब सी धुंधलाहट से भरा हुआ था। जंगल, चूड़ियां और अहोंडे, उसे फिलहाल कुछ भी याद नहीं था। तुम खजूर के पेड़ के पास थी विधि, वो जंगल में ऊंची वाली पहाड़ी पर। तुम्हारे हाथों में ये लाल चूड़ियां थी। आई मीन, तुमने वहीं पर इन चूड़ियों को पहना था। चूड़ियां? ये मेरे पास कैसे आई? और विधि, मैंने तुम्हारे हाथों से इन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, ये निकल ही नहीं रही थी।
चूड़िया, पहाड़ी, खजूर का पेड़। वजीर, मोमो, तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं है विधि? और हाँ, तुम्हारे पास ये डायरी भी थी। जंगल में ये डायरी तुम्हारे साथ मिली थी। वजीर ने वो डायरी विधि के हाथों में रखी। उसकी शक्ल बदली हुई थी, जैसे विधि सालों का सफर तय करके यहाँ तक पहुंची हो। और इस डायरी को देखते ही विधि भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। ये क्या है विधि? तुम क्या लिख रही थी इसमें? मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं वजीर। लिसन, आई रियली फील टायर्ड। तुम लोग मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। विधि डायरी लेकर चुप हो गई। मोमो और वजीर ने भी कुछ घंटों के लिए अकेला छोड़ दिया उसे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। विधि डायरी पढ़ रही थी। जैसे जैसे उसने पन्नों को पलटा, उसका चेहरा और गहरी उलझन में डूबता जा रहा था। डायरी के हर पन्ने पर वही बातें लिखी थी, एक टास्क जो पिछले 5 सालों से अधूरा था। पहाड़ी पर खजूर का पेड़, लाल चूड़ियां, औंधे का बदला, हर दिन वही बात। सोना नहीं है, सो गई तो वापस वहीं पहुंच जाओगी जहां से शुरू किया था। और ये आखिरी लाइंस, आज मैं जा रही हूँ उस पहाड़ी पर औंधे का बदला पूरा करने। विधि ने अपने हाथ देखे। उसके हाथ में वही लाल चूड़ियां थी जो उसने पहाड़ी पर पहनी थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। इसका मतलब है जो काम मैं इतने सालों से करना चाह रही हूँ वो पूरा हो चुका है। तो क्या ये खत्म हो गया है? विधि ने डायरी में लिखा, मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं अहोंडे के अगले आदेश का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन उसके अंदर एक उलझन थी। अब इसके आगे क्या? आगे क्या होने वाला था? कब होने वाला था? कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ अजीब लग रहा है मुझे वजीर। विधि की याददाश्त हर बार क्यों चली जाती है? मुझे लगता है हमें किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। मोमो, बस करो। हमने पहले ही बहुत कुछ देखा है। मुझे लगता है कि विधि को सिर्फ आराम चाहिए। तुम क्यों इस सबको फिर से शुरू करना चाहते हो? सीरियसली वजीर, यू थिंक कि ये सिर्फ रेस्ट का इशू है? तुम्हें याद नहीं है वो रोशनी, पेड़ के पास का वो सीन? ये सब नॉर्मल नहीं था वजीर। आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट अगेन। मुझे स्पेन में अपने दोस्त से बात करनी होगी। मोमो कुछ देर के लिए वहां से चला गया और उसने स्पेन में अपने एक दोस्त से बात की। उसके दोस्त ने बताया कि वो एक बेहतरीन स्लीप एक्सपर्ट को जानता है। उसने सजेस्ट किया कि विधि के सपनों और उसके स्लीप साइकिल को एनालाइज करने की जरूरत है और इसके लिए वो स्लीप एक्सपर्ट इंडिया आ सकता है। मुझे किसी को विधि को ट्रैक करने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं लगती मोमो। आई टोल्ड यू टू लीव हर अलोन। हम अहोंडे के भूत को पहले ही झेल चुके हैं। ये सब फिर मत शुरू करो प्लीज। वजीर, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर हम अब कुछ नहीं करते तो ये और बिगड़ जाएगा, समझो। मोमो, मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना। आई नो हाउ टू डील विद माई वाइफ। ओके विधि मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो रुक्मिनी। कबीर बाबा के फ्रेंड्स है ना, उनका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं उनकी हाइट कम है और उनका बोलने का तरीका भी अजीब है। मतलब बोलने का तरीका अजीब है? तुम कहना क्या चाहती हो रुक्मिनी? वो मेरा मतलब है कि कबीर बाबा बच्चों की तरह बोलते हैं ना। हाँ तो वो बच्चा है तो बच्चों की तरह ही बोलेगा ना। तुम प्लीज मेरे से ये सब बकवास मत किया करो। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैडम, आप खुद देखो ना, कबीर बाबा बाकी बच्चों से ज़्यादा मासूम लगते हैं। उनके साथ के सब बच्चे इतने जल्दी बड़े हो गए। कहीं कबीर बाबा को कोई दिक्कत तो नहीं ना? और मुझे लगता है कि कबीर बाबा किसी बात को लेकर परेशान भी हैं। ये सब सुनकर विधि के चेहरे पर भी चिंता का साया दिखने लगा। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ समय से देख रही हूँ मैडम, आजकल कबीर बाबा चुप रहते हैं और अक्सर उदास रहते हैं। और मैडम, एक दिन तो मैं कबीर बाबा को आपकी लाल चूड़ियों के साथ खेलता देख रही थी। वो चूड़ियाँ मैडम एक अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे चूड़ी नहीं है बल्ब हो, ये लाइट हो लाइट। और कबीर बाबा उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। मैं तो बहुत डर गई थी। मैंने जल्दी से कबीर बाबा के हाथ से वो चूड़ियाँ छीनी और आपकी दराज में रख दिया। और ये तो मुझे अब बता रही हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कबीर ऐसे बिहेव कर रहा है? सॉरी मैडम। कहीं कभी भी उसी फेज से तो नहीं गुजर रहा जिससे मैं गुजर रही हूँ? क्या होने का साया उस पर भी है? विधि के दिमाग में नए सवाल उठ रहे थे। उसका दिल एक अजीब सी बात समझने की कोशिश कर रहा था। विधि ने अपने मन में चल रहे शक को वजीर से जाकर बताया। विधि ने उसकी डायरी में लिखी सारी बातों को वजीर को समझाया। हालांकि वजीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था,
लेकिन चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। क्या कबीर भी किसी चक्रव्यूह में फंसा है वजीर? वजीर, इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना होगा। मुझे होंदे का अगला आदेश अब जल्द से जल्द चाहिए होगा। विधि, मोमो सही कह रहा था। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए हमें अब वापस से किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी। हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे। विधि की दुनिया अब और ज्यादा उलझनों से घिर चुकी थी। क्या उसका अतीत उसके बेटे का भविष्य बिगाड़ रहा था? वजीर डायरी के पन्नों में लिखी हर बात को समझने की कोशिश कर रहा था। हर लाइन एक नए पहेली का हिस्सा लग रही थी। उसके समझ से बाहर था कि विधि पिछले 5 सालों से एक लूप में फंसी हुई थी और हर सुबह एक नए दिन की तरह विधि के लिए नई शुरुआत होती है, लाइक अ क्लीन स्लेट। पिछले 5 साल एक ही दिन को बार बार जीना, ये कैसे हो सकता है? वजीर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मोमो, ऐसा कैसे हो सकता है? विधि का कहना है कि वो अपने अतीत में फंसी हुई है। उसके साथ जो कुछ भी होता है, उसकी जिंदगी अगर कहीं आगे बढ़ रही है तो वो सिर्फ अतीत में बढ़ रही है, जिसके विजन्स उसको रात में अपने सपनों में दिखाई पड़ते हैं और सुबह सब कुछ गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसीलिए उसने ये डायरी लिखना शुरू किया है ताकि इसके कॉन्शियस में जो चीजें हो रही है वो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। तुम क्या कह रहे हो वजीर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो मोमो, ये सब समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट वी नीड टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग। वजीर, ये सब कुछ सुनकर लगता है कि रानी अहोंडे का जादू अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब अहोंडे अभी भी हमारे साथ है। मोमो के शब्दों ने वजीर के अंदर एक नई चिंता जगा दी। विधि की यादें हर सुबह क्यों मिट जाती हैं? विधि की तरह क्या वजीर भी भयानक सपना देख रहा था, या ये सब सच था? लेकिन अगर ये लूप अब चलता रहा तो क्या होगा? विधि कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। और अगर अहोंडे ने अपना अगला आदेश दे दिया तो? हम ये रिस्क नहीं ले सकते वजीर। हमें इस लूप को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। तुम सोचो वजीर, ये कब से चल रहा है और हमें इस बात का अंदाजा आज लगा है। सोचो कितने सालों से विधि अकेले ही स्ट्रगल कर रही है। या यू आर राइट। और हमें यह भी नहीं पता कि ये सब और कितने दिन और कितने महीने और कितने साल चलेगा। अगर पूरी जिंदगी विधि अहोंडे के इस जाल में फंस कर रह गई तो? नो, वी कांट लेट दैट हैपन वजीर। विधि को इस लूप से बाहर निकालने में चाहे 1 दिन लगे या 1 साल, बट वी विल हैव टू डू इट। विधि अपनी डायरी में लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग एक उलझन में था। वजीर चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। विधि, तुम मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हें लगता है कि ये सब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सच है? मुझे पता नहीं वजीर, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है ना, वो भी इस डायरी की वजह से ही बताया है। इसमें लिखी एक भी बात मुझे खुद याद नहीं। हर रात एक नए सपने में चले जाना और सुबह सब कुछ भूल जाना, ये सब एक अजीब सी सजा लगती है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं आज रात फिर सो गई, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। वजीर विधि की बात सुनकर अंदर से हिल गया। उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी वाइफ इतने सालों से इतना दुख अकेले झेल रही थी और वो ना ही कुछ समझ पाया और ना ही उसके लिए कुछ कर पाया। विधि, तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ करता ना। क्या करते वजीर? ये सब मेरे ऊपर थोपा गया है। मुझे नहीं पता मैं खुद इन सब में कैसे और कब फंसी। शायद कबीर और तुम्हें अहोंदे से बचाने की सजा मिल रही है मुझे। विधि, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? हर कदम पर। तुम अकेली नहीं हो बिल्कुल। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, ओके? उस रात वजीर ने विधि का दुख बांटने की कोशिश की। दोनों ने एक साथ शांति के कुछ पल गुजारे, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। और हाँ, डायरी में आज ये भी लिख देना कि तुमने आज मुझे किस किया था। तुम भी ना वजीर। अगले दिन सुबह दरवाजा खुलने पर एक अजीब सी बात हुई। विधि के सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। हेलो, मैं डॉक्टर ढांडा। मोमो ने मुझे यहाँ बुलाया था। मोमो ने बुलाया है? लेकिन किस काम के लिए? विधि, पहले उन्हें अंदर आने दो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। विधि चुप हो गई और डॉक्टर ढांडा को अंदर आने दिया, लेकिन उसके दिमाग में नए सवाल घूमने लगे। ये आदमी कौन है? क्या मोमो वापस हमसे कुछ छुपा रहा है? विधि ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मोमो उसे अंदर जाने के लिए कहता है,
विधि को इस तरह उसी के घर में ऑर्डर देना। मोमो ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, पर विधि बिना कोई सवाल जवाब किए अंदर चली जाती है। मोमो ने डॉक्टर ढांडा को विधि के मसले के बारे में बताया। उसने कहा कि विधि के साथ जो कुछ भी होता है, विधि के नींद से जागते ही वो सब कुछ मिट जाता है। विधि दिन ब दिन अजीब होती जा रही है। कभी आउट हाउस जा रही होती है, कभी पहाड़ी पर, जैसे कोई उसे ऑर्डर दे रहा हो और बस वो उसे फॉलो कर रही हो। शी इज नॉट प्रेजेंट हियर मेंटली डॉक्टर ढांडा, जैसे उसका सिर्फ शरीर यहाँ पर है, उसकी आत्मा कहीं और फंसी हुई है। वो नींद में बड़बड़ाती है, नए नए नाम लेती है, सपनों में अपने अतीत को देखती है और वो डायरी, शी हैज बीन मेंटेनिंग अ डायरी डॉक्टर। उस डायरी में उसने टास्क लिख रखे, आउट हाउस जाना है, खजूर का पेड़ ढूंढना है, चूड़ी पहननी है, लाल जोला, फिर सुबह सब भूल जाना। ये कैसे पॉसिबल है? ये एक रेयर केस लगता है। आप कह रहे थे कि विधि की लाइफ सिर्फ सपनों में आगे बढ़ रही है, राइट? और यहाँ वो एक ही जगह पर स्टक है। यस डॉक्टर ढांडा, मुझे लगता है कि अहुंडे सिर्फ विधि के सपनों में आती है और वहीं उसे अगले कदम के लिए आदेश देती है। आई जस्ट रियलाइज्ड कि अहुंडे को मैंने इतने 5 सालों में दोबारा महसूस नहीं किया। मे बी इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ डील दैट शी हैज मेड विद विधि कि वो अब बस उसके सपने में मिलेगी एंड शी वुड नॉट डिस्टर्ब अस इन आवर रेगुलर लाइफ। मोमो, आई होप योर फ्रेंड रजत, उसने तुम्हें बताया होगा कि मैं सिर्फ स्लीप और ड्रीम एनालाइज नहीं करता हूँ। I can read what you are dreaming of. I can read the energies of a person, okay? I can clearly see visions of what is going on in your mind, of places as well for the matter. जैसे जब मैं इस घर में घुसा था तो तब यहाँ पर कोई और एनर्जी नहीं थी, बट as soon as विधि left this room, यहाँ कोई एनर्जी जरूर है जो इस वक्त हमें सुन रही है। What do you mean? मतलब क्या विधि के अंदर वो एनर्जी है? I'm not sure. ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसका चेहरा आप कभी नहीं देख पाओगे। ऐसा लग रहा है इट्स ट्राइंग टू मिस्टीरियसली गेट लॉस्ट इनटू थिन एयर व्हाइल लिसनिंग टू अस। ये एनर्जी विधि के अंदर नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी इतनी सुपीरियर पावर नहीं झेल सकती, बट हाँ, ये एनर्जी विधि के साथ जरूर है। शायद विधि की बॉडीगार्ड बनके या फिर जैसे विधि पर नजर रख रही हो। डॉक्टर ढांडा, यू आर अ जीनियस, बट फ्रैंकली ये सब सुन के बहुत डर लग रहा है। और अगर वजीर सुनेगा तो आई एम श्योर वो भी बहुत डर जाएगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इस सब से हम विधि को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? मोमो, आई कैन अंडरस्टैंड। ये सब सुन के कोई भी डर जाएगा, बट अब तक विधि या कबीर को कुछ नहीं हुआ है, राइट? इसका मतलब ये है इसका सॉल्यूशन जरूर होगा। अगर विधि अपने ड्रीम्स में ही जी रही है तो पक्का उन सपनों में इसका सॉल्यूशन छुपा है। विधि के विजन से ना शायद हमारी मदद हो सके, लेकिन उसके लिए मुझे विधि को ऑब्जर्व करना होगा। उसके स्लीप पैटर्न्स और सपनों को एनालाइज करना जरूरी है। एब्सोल्युटली डॉक्टर, डोंट वरी, आपने जो भी बताया ना, आई विल शेयर इट विद वजीर, और फिर कल से या फिर आज से ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और आपके लिए वो गेस्ट हाउस अरेंज कर दिया है। जिस एनर्जी की बात डॉक्टर ढांडा कर रहे थे, वो एनर्जी शायद विधि के साथ ही थी, और विधि के साथ वो भी चिपक कर एक कोने में सब कुछ सुन रही थी। ये लोग मुझे ऑब्जर्व क्यों करना चाहते हैं? मोमो और वजीर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? मोमो ने डॉक्टर ढांडा को गेस्ट हाउस में सेटल कर दिया। उन्होंने एक मॉनिटरिंग सेटअप लगाया जिसमें विधि के सपने और स्लीप साइकिल का डेटा कलेक्ट किया जा सके। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो फील फ्री टू कॉल, ओके? मुझे या वजीर को बता दीजिएगा। उधर विधि के अंदर की उलझनें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मोमो और डॉक्टर ढांडा की बातें सुनकर उसके दिमाग में एक नया शक पैदा हो गया था। मोमो और वजीर क्यों मेरे सपनों पर नजर रखना चाहते हैं? क्या मुझे कुछ नहीं पता जो उन्हें पता है? क्या होंदे का साया अब भी हमारे आसपास है? क्या कबीर भी इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है? और रुक्मिनी ने भी बताया कि कबीर उन्हीं चूड़ियों से खेलता है जिनका कनेक्शन होंदे से है। विधि बगैर किसी देर के अपनी डायरी का नया पन्ना लिखना शुरू कर देती है। डॉक्टर ढांडा, दोस्त या दुश्मन? रात का सन्नाटा था और काल कोठरी के अंधेरों में सिर्फ एक प्रचंड रोशनी का असर था। रोशनी जो विदिशा की आंखों से बहते आंसू में चमक रही थी। उसका हाथ अपने उभरे हुए पेट पर था और चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या मेरे बच्चे का भविष्य भी अंधेरे में ही लिखा है? विदिशा का तन्हा मन
उस काल कोठरी में एक बार फिर ओजस की बातें याद कर रहा था। सुन, अगर लड़का हुआ तो तू और तेरा बच्चा इस काल कोठरी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन अगर लड़की हुई तो तुम दोनों को ना जमीन में गाड़ दूंगा। समझ में आया? रानी विदिशा, आप ठीक है ना? अरे ये क्या, मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी और आपने इसे छुआ भी नहीं है। रानी, आपके लिए ऐसी हालत में कुछ खाना बहुत जरूरी है। वो मार डालेगा मुझे और मेरे बच्चे को, मार डालेगा। क्या फायदा अब कुछ भी करने का जब मेरा भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है। रानी विदिशा, आप बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप परेशान ना हो। हम सभी दासियां इस कबीले में अब तक सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं ताकि आपको उस राक्षस के चुंगल से छुड़ा पाएं। मैं यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ रानी, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दासी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ओजस ने मुझे और मेरे बच्चे को पहले ही मौत की सजा सुना दी है। वो हमें जिंदा दफना देगा इसी काल कोठरी में। मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। रानी, उस राक्षस ओजस का चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। उसके दिल में सिर्फ धन और सिंहासन के लिए चाहत है, और हम सब उसके लिए बस एक मोहरे हैं। उसने आपके पिता के कबीले को भी मिटा दिया रानी, आपके पूरे खानदान का अंत कर दिया, और अब वो एक दासी के साथ विवाह करने की तैयारी कर रहा है। क्या कहा तुमने? मेरा कबीला, मेरा परिवार, मेरे पिता? हाँ रानी, ओजस एक शैतान है। जितना दिखाई देता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और हैवानियत से भरा हुआ इंसान है वो। उसने सिर्फ धन के लिए सब कुछ मिटा दिया। अब आपके पिता के गांव पर भी उसी का राज है। ओजस एक ढोंगी, एक पापी है। अगर मैं इस काल कोठरी से बाहर निकल गई तो मैं अपने इस अजन्मे बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं एक एक चीज का बदला लूंगी उस आदमी से। लेकिन तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। रानी, मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन आहोंडे का जो अंत हुआ था, मैं नहीं चाहती कि आप भी उसी तरह अपना अंत देखें। आहोंदे? मेरे पिता ने मुझे चेतावनी दी थी, ठीक यही चेतावनी। उन्हें भी यही डर था कि आहोंदे जैसा अंत मेरा ना हो जाए, लेकिन मैंने सब कुछ अनदेखा कर दिया इस हैवान के प्यार में। रानी, आहोंडे के साथ जो हुआ ना, अगर हम ज्यादा दिन यहाँ रुके तो शायद हम सबका हश्र वही होगा। आपको पता है, उसकी चीखें आज भी पहाड़ी में बजती हैं। ओजस ने उसका तन और मन दोनों को तोड़ दिया था। मैं नहीं चाहती कि आप भी वही सब देखें। मुझे कुछ करना होगा। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ किसी भी हाल में। दासी, तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं कोशिश करूँगी, पर रानी विदिशा, समय कम है और ओजस के आदमी हर जगह हैं। मुझे सोचने और योजना बनाने के लिए समय दीजिए। हमें जो करना होगा मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले करना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालो। तुम फिलहाल जाओ यहाँ से। किसी ने देख लिया तो तुम मुसीबत में आ जाओगी। विधि अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक अजीब उलझन में थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उस नींद में कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही थी, ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचा लो। विधि, उठो। विधि, तुम ठीक हो? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचा लो। विधि, सब ठीक है। कबीर ठीक है एकदम। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? लेट मी सी। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए हमें स्पेस दीजिए। आप विधि, आर यू ओके? विधि? डॉक्टर, आर यू ओके? यस यस। इस वक्त इसके अंदर इतनी शक्ति है कि मुझे छूने ही नहीं दिया जा रहा। बहुत सी आत्माएं इसके शरीर में बसी हुई हैं जो मुझे इसके पास आने से रोक रही है। ये सब क्या हो रहा है? ओह लुक, विधि जाग रही है। विधि, आर यू ओके? विधि, तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो गया था नींद में? माय हेड, क्या हुआ? एंड हाउ इज दिस गाय? एंड व्हाट इज ही डूइंग इन माय बेडरूम? ओह गॉड, नॉट अगेन। इट्स ओके विधि, ही इज अ डॉक्टर, ओके? ही इज हियर टू हेल्प यू। Help me with that. I'm okay. You know what? Forget it, Vidhi. Oh, sorry. You have already forgotten it. रात गई, बात गई. Shut up, मोमो. ये मजाक का वक्त नहीं, ओके? मिस विधि, आप नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आप सपने में क्या देख रही थी?
सपना, बच्चा, सपना, अहोंदे की दर्दनाक मौत, वजीर अहोंदे की मौत, उसकी चीखें। ओके रिलैक्स विधि, अहोंडे यहाँ नहीं है, तुम बस एक डरावना सपना देख रही थी। मिस विधि आप रेस्ट कीजिए, आई थिंक हम सबको कुछ टाइम देना चाहिए ना। विधि के सपने सिर्फ सपने नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो अपनी कहानी बताना चाहता है। मिस्टर वजीर, you know, as soon as I touched Vidhi's hands, I felt numerous spirits inside her. बहुत सी आत्माएं थी उसके अंदर। ये आत्माएं आदमी और औरतें दोनों की थी, और ये आत्माएं नहीं चाहती कि कोई आउटसाइड सोर्स उनके नेचुरल हैबिटेट में घुसे। इसलिए सोते समय विधि के शरीर में इतने गहरे सेंसेशंस हो रहे थे। I felt the current for a few seconds, और उसी में उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। हम सबको तैयार रहना होगा मोमो, क्योंकि जो आगे होगा वो हमारी सोच से परे होगा। विधि जो कुछ भी अगला कदम उठाएगी वो उसके सपनों के जरिए ही उससे पता चलेगा, इसीलिए हमें उस पर गहरी नजर रखनी होगी। विधि जिस चक्रव्यूह में फंसी हुई थी उसका हिस्सा और कौन कौन था ये जानना जरूरी था, जिसके लिए डॉक्टर ढांडा का कबीर से बात करना बेहद जरूरी था, क्योंकि सिर्फ कबीर ही था जो विधि की तरह अजीब बर्ताव कर रहा था। अगली सुबह डॉक्टर ढांडा ने कबीर से बात करने का फैसला किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर इन सब के बीच कबीर के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या कबीर इस चक्रव्यूह का हिस्सा था जिसमें विधि फंसी हुई थी? मोमो ने रुक्मणी से कबीर के साथ डॉक्टर ढांडा के सेशन में बैठने को कहा। कबीर बेटा, हाउ आर यू, हाउ इज योर स्कूल? अरे आज अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गए बेटा? क्या हुआ आपको, मजा नहीं आता है उनके साथ? ये रुक्मणी आंटी है ना, ये आपका ठीक से ध्यान तो रखती है ना? हाँ, वो क्या है ना डॉक्टर साहब, हमारे कबीर बाबा थोड़े शर्मीले हैं, ऐसे अनजान लोगों से बात करने में जरा कतराते हैं। काफी देर तक डॉक्टर ढांडा ने कबीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। वो चुपचाप बस एकटक डॉक्टर ढांडा को देखे जा रहा था। कबीर बेटा, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी मम्मा वो कैसी हैं? बेटा, क्या तुम अहोंडे को जानते हो? हाँ हाँ हाँ। और तुम्हें पता है कि वो इस वक्त कहाँ पे है? वो वहाँ है मम्मा के साथ। नो शी इज कमिंग, आ रही है वो। अहोंडे की आत्मा सिर्फ विधि के सपनों में नहीं, उसकी हकीकत में भी है, इसी घर में। विधि के मन में बेचैनी थी डॉक्टर ढांडा को लेकर। एक नया अनजान आदमी दूसरे देश से आकर उसी के घर में रह रहा था और उसके बच्चे से सवाल जवाब कर रहा था। विधि के लिए ये सब बहुत अनकंफर्टेबल था। वजीर, मुझे ये डॉक्टर घर में नहीं चाहिए, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। विधि, तुम्हें क्यों लगता है कि डॉक्टर ढांडा हमारे लिए खतरा है? वो तो तुम्हारी और हमारे परिवार की मदद करने के लिए आए ना यहाँ पे। मदद? तुम्हें पता है वो कबीर से अजीबोगरीब सवाल करता है। कबीर उसके सामने जाने से भी घबराने लगा है। मैडम, कबीर बाबा ने एक लड़के को मार दिया है, वो नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा है। कबीर? विधि और वजीर दोनों रुक्मणी के साथ नीचे भाग कर गए। नीचे पहुंचते ही दोनों ने देखा एक लड़का जमीन पर पड़ा था। उसके सर पर गहरी चोट थी और उसके आसपास के बच्चे डर कर दूर खड़े थे। कबीर एक कोने में चुपचाप खड़ा हुआ था। कबीर, ये सब क्या है? कबीर बेटा, क्या हुआ? अंकल, कबीर ने सनी के सर पर पत्थर मारा। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि सनी कबीर को छोटा बोल रहा था, उसकी हाइट का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि वो इतने सालों से एक ही क्लास में है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके बच्चे ने हमारे बेटे के ऊपर हाथ कैसे उठाया? अरे आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, साइको है, साइको। आप लोग उसे दूसरे बच्चों से अलग करिए प्लीज। देखिए, हम माफी चाहते हैं, लेकिन कबीर वो बस एक बच्चा है। अरे बच्चे के नाम पर ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। दिख नहीं रहा है आपको कितनी गहरी चोट लगी है उसे, मेरे सनी को? देखिए, आप अपने कबीर को बाकी बच्चों से दूर रखिए प्लीज। वजीर और विधि कबीर को लेकर अंदर चले गए। कबीर अब भी चुप था। वो विधि के गोद में छुपने की कोशिश कर रहा था। कबीर, मुझे बताओ तुमने उसे क्यों मारा? वजीर प्लीज बस करो, कबीर ऑलरेडी डर गया है, वो एक बच्चा है।
विधि, ये एक बच्चा होने की बात नहीं है, एंड ऑल ऑफ दिस इज नॉट नॉर्मल। हमारा कबीर कभी ऐसा नहीं था। कबीर हर दिन और ज्यादा वियर होते जा रहा है, और क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? What do you mean weird होता जा रहा है? वजीर कबीर तुम्हारा भी बच्चा है। अरे मैं तंग आ गया हूँ तुम्हें और तुम्हारे बच्चे के इस पागलपन को डिफेंड करते करते। वजीर, you're crossing the line. Just shut up, okay? I'm sorry यार विधि, मुझे लगता था ये सब अब खत्म हो चुका है, बट अब तो कबीर के साथ साथ तुम भी वियर्ड बिहेव करने लगी हो। I'm sorry, I'm so sorry विधि, I shouldn't be saying all of this. It's okay, वजीर, but we are in this together, वजीर। एक तुम ही हो मेरा सहारा। प्लीज तुम भी मुझसे इस तरह दूर मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। Who am I without both of you? वजीर अपना दिमाग शांत करने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में कई ख्याल चल रहे थे। सवालों का तूफान आया हुआ था उसके अंदर, लेकिन उसके किसी भी सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उस रात वजीर ने मोमो के साथ टेरेस पर वाइन बॉटल खोलकर बैठने का फैसला किया। मोमो भी वजीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड था। उसे लग रहा था कि वो वजीर के साथ एक लंबे समय के बाद ब्रो टू ब्रो बात कर पाएगा। वाह, आज तो वजीर भी सीरियस मूड में है। चल पहले एक टोस्ट मारते हैं। टोस्ट? इस बात का मोमो? इस बात का कि तेरे अंदर की जवानी अभी जिंदा है और तुझे अपनी जवानी जीने की याद आई। चीयर्स। लेकिन वजीर का चेहरा उसकी असली कहानी छुपा नहीं पाया। मोमो, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब मेरे हाथ से फिसल रही है। क्या मतलब? विधि सपनों में जी रही है मोमो। हर रात वो एक नए डरावने सपने में चली जाती है और हर सुबह सब कुछ भूल जाती है। पता नहीं कुछ दिनों में वो मुझे भी याद कर पाएगी या नहीं। और कबीर बोलता ही नहीं, एंड ही इज नॉट ग्रोइंग अप मोमो। और आज तुमने देखा ना क्या हुआ। लगता है कि वो कहीं अटका हुआ है। और तू? मुझे लगता है कि मेरी बीवी और मेरा बेटा अब हमेशा के लिए यहीं अटके रह जाएंगे मोमो। मुझे डर लगता है कि एक दिन मैं भी इस लूप का हिस्सा बन जाऊंगा। अरे भाई, ज्यादा मत सोच, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मोमो, कभी कभी लगता है मुझे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए कहीं दूर और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मोमो वजीर के शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच रहा हो और सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा वो चाहता था। जो तू सोच रहा है वो आसान नहीं है, पर अगर तू अपने बारे में सोच ही रहा है तो ये गलत भी नहीं है। मोमो की बातों में एक अलग सी बात थी, एक अंदर की प्रेरणा, एक नई योजना का संकेत। और वजीर शायद नशे में इतना धुत था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शायद तुम सही कह रहे हो मोमो। जब मोमो और वजीर रात को दिल की बातें करते हुए वक्त बिता रहे थे, तब विधि अपने दिन के बारे में अपनी डायरी में लिखने में व्यस्त थी। रात के सन्नाटे में विधि अपनी डायरी के पन्ने लिखने में मग्न थी। उसका मन अब भी दिन की घटनाओं से बेचैन था। उसके हाथों का कांपना और उसकी आंखों में छुपी चिंता इस बात का साइन दे रही थी कि वो एक सुकून भरी नींद से दूर थी। आज का दिन अजीब था। कबीर ने एक पत्थर से एक लड़के को मारा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसके हाथों में गुस्से की तस्वीर थी। मुझे समझ नहीं आता मेरा कबीर क्यों ऐसे हो रहा है। वजीर का गुस्सा भी एक नई परीक्षा ला रहा है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? ठीक उसी लम्हे में अचानक से तेज हवा चलने लगी। कमरे के कोने से एक अजीब सी ठंडी लहरें उठी और उसके सामने रखी डायरी के पन्ने उड़ने लगे। ये हवा अचानक? विधि ने तुरंत उठकर खिड़की बंद करने की कोशिश की। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनजान खतरा उसके पास था। बिजली? मौसम कैसे अचानक बदलने लगा? विदिशा, विधि ने अपने कानों को पकड़ लिया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज किसी अलौकिक शक्ति की थी जो उसके अंदर तक गूंज रही थी। कौन है? मैं विधि हूँ, विदिशा नहीं। तुम विधि नहीं हो, तुम तो विदिशा हो, ओजस की विदिशा। विधि का चेहरा सफेद हो चुका था
उसने तुरंत अपनी डायरी उठाई और लिखने लगी। जैसे वजीर ने उसे कहा था कि कोई अजीब बात हो तो उसे अपनी डायरी में लिख ले। लिख लो विधि, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये लिखने से तुम अपने परिवार को बचा लोगी? आहोंदे, आहोंदे, क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे जैसे लोगों का सिर्फ एक ही अंत होता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा काम जल्द से जल्द पूरा करो, नहीं तो इस कहानी का अंत ठीक नहीं होगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देगा, जैसे विदिशा का पति उसका साथ छोड़कर उसका शोषण कर गया, वैसे ही विधि के साथ होगा। नहीं, वजीर ऐसा नहीं करेगा। वजीर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तुम इतनी भुलक्कड़ हो विदिशा? विधि के पति ने तो अभी से हार मान ली है, वो उसे कभी नहीं समझेगा। और तुम्हारा बेटा? कबीर को क्या किया तुमने? तुम्हारा बेटा अब मेरे बस में है। उसका गुस्सा, उसकी शांति, सब कुछ मेरा है। आज उसने एक पत्थर फेंका, कल वो इंसानों की जान लेगा। उसका गुस्सा उसे एक जानवर बना देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। विधि का दिल धक धक कर रहा था। उसने डायरी के पन्ने पर कबीर, गुस्सा, आहुंडे का श्राप लिखा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? कैसे मैं अपने बेटे को बचा सकती हूँ? बलि चढ़ानी होगी। बलि? किसकी बलि? जो तुम्हें धोखा देगा उसकी बलि। वजीर? विधि की आंखें खुली तो उसका मन अब भी कल रात हुए इंसिडेंट की आवाजों से गूंज रहा था। उसने डायरी उठाई और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगी। हर शब्द एक पहेली सा लग रहा था। बलि, कबीर वश में है, आहोंडे के। ये सब क्या हो रहा है? कबीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आहोंदे, ये नाम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? वजीर, थैंक गॉड तुम आ गए। कहाँ थे तुम? मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। क्यों, क्या हो गया? अब कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया? अरे अब तुम भी सुबह सुबह मुझ पर परसों नहीं। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत याद है। एक आवाज थी जो गूंज रही थी, आहोंदे की आवाज, और वो किसी विदिशा को ढूंढ रही थी। विदिशा? अब ये कौन है? आई डोंट नो। और ये देखो ना, मेरी डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है। कोई धोखा देगा, बलि, कबीर वश में है। वजीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। विधि, सुबह सुबह ये क्या पहेली सुलझा रही हो यार? एक तो हैंगओवर से सर फटा जा रहा है, ऊपर से तुम्हारा ये आहोंडे का जाप। वजीर, मुझे लगता है कि ये कोई इशारा था, आहोंदे के अगले आदेश का इशारा। फिर से वही बकवास। विधि, तुम्हारे ये सपने और पहेलियां मुझे पागल बना देंगे। वजीर, मैं सीरियस हूँ। कल रात जो मैंने देखा और इस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है, कहीं आहोंदे ये तो नहीं चाहती कि मैं किसी की बलि दूं। और मेरा कबीर, क्या वो भी सच में मेरी तरह इस लूप में फंसा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, पर मुझे कुछ करना होगा। यू नो व्हाट विधि, तुम बलि दे दो। जैसा आहोंडे माता कहती है ना, वैसा करो। और तुम किसी और की नहीं, मेरी ही बलि दे दो, ताकि मेरा ना तुम्हारे इस पागलपन से पीछा छूटे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वजीर, मेरी बात तो सुनो। विधि, अभी नहीं, शाम को बात करेंगे प्लीज। मुझे ना अभी मेरी चाय पीने दो और थोड़ी चैन की सांस लेने दो प्लीज। विधि ने देखा कि वजीर उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। विधि को वो बहुत बदला बदला लग रहा था, जैसे वो विधि को पहचानता ही ना हो। वजीर की बातें अब विधि को चुभने लगी थी, लेकिन वो अपना दुख बांटती तो आखिर बांटती किससे? मोमो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर प्रॉमिस करो कि तुम डॉक्टर ढंडा को नहीं बताओगे। विधि, तुम्हें डॉक्टर ढांडा पर भरोसा करना होगा। वो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता वो हमारी मदद कर रहे हैं। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। विधि, देखो, तुम्हारा कंफ्यूजन और दुख मैं समझता हूँ, पर डॉक्टर ढांडा एक एक्सपर्ट है। वो तुम्हारे सपनों और इन पहेलियों का मतलब समझने में मदद कर सकते हैं। सच बताऊं मोमो, तो इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा वजीर की जरूरत है। सिर्फ वो ही मुझे समझ सकता है और मुझे समझा भी सकता है। इस वक्त जो सपोर्ट मुझे वजीर से मिलनी चाहिए, वो तुम दे रहे हो मोमो। डोंट क्राई विधि, इट्स ओके। ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट। उसके लिए भी ये सब उतना ही डरावना है जितना तुम्हारे लिए। और हर किसी का डील करने का तरीका अलग होता है। मे बी वजीर इस तरह खुद को आइसोलेट करके तुम्हारी ही हेल्प कर पाए। विधि के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
ये देख मोमो विधि को समझाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है। You're right, मोमो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। विधि मोमो के हाथ में अपनी डायरी थमा देती है और उसे वो सब बता देती है जो उसे बीती रात के बारे में याद था, जो भी उसने अपनी डायरी में लिखा था। मुझे लगता है ये अहोंदे का अगला साइन है। कबीर भी अब मेरे जैसा बन गया है। कबीर अब उसके वश में है। बलि चढ़ानी है, धोखा देगा। ये सब काफी क्रिप्टिक लगता है विधि, एंड आई डोंट थिंक हम इस तरह से बस बात करके ये पहेलियां सुलझा पाएंगे। हमें डॉक्टर ढांडा को ये सब बताना होगा। पर विधि, ये तुम्हारे और कबीर के भले के लिए जरूरी है। कबीर बाबा कुछ तो खा लो। देखो मैं तुम्हारा फेवरेट हलवा बना के लाई हूँ। मैं तभी खाऊंगा जब अवुंडे मुझे खाने के लिए कहेगी। कबीर बाबा ये क्या बोल रहे हो? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अवुंडे के आदेश के बिना नहीं खाऊंगा। कबीर को इस तरह चिल्लाता देख दौड़कर विधि और मोमो भी कमरे में पहुंचते हैं। कबीर को इस तरह बागी होता इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और कबीर के मुंह से निकल रहे अल्फाजों को सुनकर विधि और मोमो दोनों हैरान हो गए थे। अहोंदे ने मेरे बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। वो सच कह रही थी, मेरा कबीर उसके वश में है। विधि, रिलैक्स, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कबीर बेटा, ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें खाना जरूरी है। नहीं, अवुंडे के बिना कुछ नहीं। ए देवा, मेरे कबीर बाबा को छोड़ दे रे बाबा। इन सारी शक्तियों को हमारे कबीर बाबा के ऊपर से हटा दे भगवान। हमारा कबीर बाबा हमें वापस दे दे भगवान। ये क्या तमाशा है? Why the fuck is everyone is shouting in the house? हर दिन एक नया ड्रामा। क्या मैं अपने घर में एक दिन भी सुकून से नहीं रह सकता? वजीर, कबीर, अहोंदे। विधि, बस करो। अहोंडे अहोंडे अहोंडे, एक बार और अगर तुमने उसका नाम लिया ना तो। वजीर, स्टॉप इट। तुम अपनी फैमिली के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा अपना घर है। और तुम मेरे परिवार के मामले में ना टांग मत उड़ाओ प्लीज। दोनों चुप हो जाओ। कबीर को शांति चाहिए। मैं उसके पास रहूंगी और उसे खाना खिलाऊंगी। सब निकल जाओ इस कमरे से। कबीर बेटा, अब मामा के हाथ से खाना खाओगे ना? विधि की बात सुनते ही कबीर चुपचाप से अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गया। ये देख मोमो और रुक्मणी थोड़े शॉक्ड हुए, लेकिन उस वक्त सब उस कमरे से बाहर चले गए। मोमो के दिमाग में कई चीजें चल रही थी। जो कबीर थोड़ी देर पहले तक अहोंडे का जाप जप रहा था, वो विधि की आवाज सुनते ही नॉर्मल कैसे हो गया? कहीं विधि ही तो। मोमो ने अपने थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन कई नई पहेलियां उसके सामने थी, पर जवाब अभी भी दूर था। विधि के मन में एक अजीब सा डर था। उसकी सोच एक ही बात पर अटकी थी, धोखा और बलि। उसी वक्त मोमो अंदर आया, हाथ में चाय का कप लिया। विधि, तुम्हारे लिए चाय लाया हूं। कब से तुम कमरे में अकेली बैठी हो? थैंक्स मोमो। तुम वजीर की बातों का ना इतना बुरा मत मानो, ओके? तुम जानती हो ना, वो ऐसे ही गुस्से में कुछ भी बोल देता है। फिर कभी कभी लगता है कि शायद वजीर मुझे समझ ही नहीं पा रहा। शायद ये बात सही हो। तुम इतना कुछ झेल रही हो विधि, पर वो उसकी सारी बातें सब कंप्लेंट्स बनकर आती हैं, तो तुम्हें भी गुस्सा तो आएगा ही ना। और कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि अहोंडे ने जो बोला था कि कोई तुम्हें धोखा देगा वो वजीर ही हो? तुम्हारा मतलब? मैं ये नहीं कह रहा था कि वजीर तुम्हें धोखा देगा, पर सोचो, क्या अहोंडे का मतलब ये हो सकता था कि वो तुमसे वजीर की बलि चढ़ाने की बात कर रही हो? विधि के दिल में एक बेचैनी से जागने लगी। मोमो के शब्दों ने विधि के दिमाग पर सीधा वार किया। अगर ये सच हुआ तो वो क्या करेगी? क्या वजीर सच में विधि और कबीर को धोखा देने वाला है? क्या वजीर अब सच में थक गया है विधि की लड़ाई में उसका साथ दे देकर? और क्या सच में अहोंडे चाहती है किसी की बलि चढ़ाना? और अगर ये वजीर के बारे में हुआ, अगर अहोंदे की बलि की बात वजीर से जुड़ी हुई तो? नहीं विधि, तुम इतना मत सोचो। शायद मैं भी गलत हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी तुम्हारे मन में चल रहा हो ना, वो तुम वजीर से जरूर शेयर करना। मोमो खड़ा होता है और बाहर चले जाता है, लेकिन वो विधि को एक बड़ी दुविधा में डाल देता है, जिसके बारे में सोचकर भी विधि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजीर, बात करनी थी तुमसे। विधि, अब क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, पर तुमने जो कहा वो भी मुझे छुप गया। विधि, मुझे माफ करो। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, पर सच बताऊं, मुझे तुम्हारे सपनों और इन बातों में कुछ समझ ही नहीं आता।
तुम्हें समझने की जरूरत है वजीर। अहोंदे के शब्दों में जो धोखा है उसका मतलब तुमसे हो सकता है। व्हाट डू यू मीन विधि? वजीर, इस बात से तो तुम भी वाकिफ हो ना कि अब तक जो जो अहोंदे ने कहा है वो सच हुआ है। आज ही देख लो, कबीर अहोंदे के आदेश के बगैर खाना खाने से इनकार कर रहा था। वजीर, अहोंदे का कहना है कि मुझे जो धोखा देगा मुझे उसकी बलि चढ़ानी होगी। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनकॉन्शियसली मैं जो भी कर रही हूँ वो सब अहोंदे मुझसे कराती है। अगर अहोंदे चाहेगी कि मैं किसी की बलि चढ़ाऊं तो मुझे चढ़ानी पड़ेगी। हम लोग इस चीज को रोक नहीं पाएंगे, but it's not going to be you। उसके लिए भले अहोंदे को मेरी लाश पर से होकर क्यों ना गुजरना पड़े। So if you don't act right, वजीर, I don't know what's going to happen। Oh my God! But अहोंदे को मुझसे क्या चाहिए? Listen, I'm not saying कि अहोंदे तुमसे कुछ चाहती है। It could be anyone who goes against my wishes, अहोंदे's wishes। इसीलिए हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम में से कोई भी ऐसा कुछ भी ना करे जिससे अहोंदे को कोई ठेस पहुंचे। वजीर विधि के शब्दों से हिल गया। वजीर को समझ आ गया था कि वो अब महज कठपुतली था, अहोंदे की कठपुतली। वजीर ने फैसला किया कि उसे अपने गुस्से और बिहेवियर पर ध्यान देने की जरूरत है। विधि, तुम मुझे गलत मत समझना, ओके? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और अगर अहोंदे हमें अलग करने की कोशिश भी कर रही है ना, तो हमें मिलकर लड़ना होगा। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर ढांडा के पास जाना चाहिए। शाम से पहले सब कुछ क्लियर करते हैं और अगर आज रात तो कुछ नया होता है ना, तो हमें रेडी रहना चाहिए। मुझे समझने दो विधि, तुम कह रही हो कि हर रात तुम्हें एक नई पहेली सुनाई देती है? हाँ, और हर बार कुछ अजीब होता है। कबीर के साथ जो हो रहा है वो सब मुझे लगता है कि अहोंदे का काम है। और डायरी में हर जगह एक नाम लिखा है, विदिशा। हाँ, अहोंदे मुझे बार बार विदिशा बुलाती है, पर मैं तो विधि हूँ। क्या तुमने सोचा है ये विदिशा कौन हो सकती है? डॉक्टर ढांडा के सवाल से सभी चिंतित दिखाई दे रहे थे। कमरे में एक सन्नाटा छा गया था। विदिशा ये नाम अनजान सा था, लेकिन ऐसा लग रहा था हर कोई इस नाम के इंसान को पहचानता हो। विदिशा शायद अहोंदे के पिछले जन्म का कोई किरदार था विधि, या फिर तुम्हारा चेहरा विदिशा से मिलता जुलता है, या शायद विधि ही विदिशा का नया जन्म है। अरे ये विदिशा जो भी है, और अगर विधि का पिछला जन्म भी है, तो अहोंदे इसके पीछे क्यों पड़ी है? दो वजह हो सकती हैं। उस जन्म में या तो अहोंदे और विदिशा दोस्त थे, या वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। पर उसने बलि और धोखा क्यों कहा? मुझे लगता है कि उसका अगला टारगेट हम में से कोई एक हो सकता है। वजीर, आपने सही कहा। पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि अहोंदे जो चाहती है वो किसी न किसी तरीके से पूरा कर लेती है। यानी कि इस बार किसी की बलि चढ़ानी होगी? यस विधि, ऐसा हो सकता है कि इस बार अहोंदे को अपने अगले मुकाम तक पहुंचाने में तुम्हें शायद एक जिंदगी की कीमत देनी होगी। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जिंदगी तुम में से किसी एक की ना हो। डॉक्टर ढांडा के शब्दों ने सभी के मन में एक डर भर दिया था। वजीर और मोमो के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था, और विधि के दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। धोखा, कबीर, बलि। एक नए रहस्य के साथ विधि और उसका परिवार एक और रात का सामना करने को तैयार थे। रात के सन्नाटे में डॉक्टर ढांडा गेस्ट रूम को एक टेम्पररी लैब में तब्दील कर रहे थे। हर कोने में एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। विधि डर के मारे अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। उन सभी की आंखों में उलझन और मन में एक अनजाना सा डर था। मुझे समझ नहीं आ रहा वजीर, अगर अहोंदे ने कुछ नहीं कहा और ये सब बेकार गया तो क्या होगा? विधि, बस थोड़ा भरोसा रखो, डॉक्टर ढांडा को अपना काम करने दो। लेकिन मुझे एनालाइज करने की जरूरत क्यों है? मेरे लिए वो आवाज और वो विजन्स, ये सब ऑलरेडी मेरे लिए बहुत डरावना होता है, और अगर कुछ गलत हो गया? विधि के शब्दों में डर और विश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। उसी वक्त मोमो अंदर आता है। और डॉक्टर ढांडा, क्या ये सब सेफ है? अगर अहोंदे को पता चल गया कि हम उसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो विधि या हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? रिस्क तो है मोमो, पर अगर हमें सच तक पहुंचना है तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। डॉक्टर ढांडा अपने बैग से एक पैकेट निकालते हैं। उस पैकेट के अंदर मौजूद छोटी सी डिब्बियां, जिसके अंदर लिक्विड में तैर रही एक चिप।
डॉक्टर ढांडा बहुत सहूलियत से उस चिप को बाहर निकालते हैं। हमने विधि के एनवायरमेंट में कोई बदलाव नहीं किया, हर चीज वैसी ही है जैसे अहोंडे हर दिन देखती है, लेकिन हम ये चिप विधि के लोअर नेक के पीछे लगाएंगे। चिप मतलब? देखो विधि, ये चिप तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल्स को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। जो कुछ तुम सोचोगी वो कोडिंग फॉर्मेट में सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। विधि की आंखों में उलझन और क्यूरोसिटी साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ढांडा जो भी कह रहे थे, विधि वो सब समझने की कोशिश कर रही थी, पर डर उसकी बातों में छुप नहीं पा रहा था। मतलब आप विधि के सबकॉन्शियस को इन कोड्स के जरिए पढ़ पाएंगे? हाँ, सिर्फ यही नहीं, मैं विधि के सबकॉन्शियस को प्रॉम्प्ट्स भी भेज सकता हूँ और उसे कब क्या बोलना है ये मैनेज भी करवा सकता हूँ। अगर अहोंदे को पता चल गया तो? इसीलिए वजीर तुम्हारे साथ रहेंगे विधि। अगर तुम्हारे शरीर में कोई भी डिस्कम्फर्ट हो तो वजीर आप वो चिप तुरंत निकाल देना। All of this is too risky, डॉक्टर, let's drop the plan. हमारा एक गलत स्टेप और विधि की जान को खतरा हो सकता है। कुछ गलत नहीं होगा वजीर, मैं तुम्हारे और कबीर के लिए खुद को कुछ होने नहीं दूंगी, समझे? गेस्ट रूम के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। विधि की सांस लेने की आवाज भी उस सन्नाटे में तेज लग रही थी। डॉक्टर ढांडा बड़े ध्यान से चिप को उसकी गर्दन पर लगा रहे थे। एंड इट्स डन, चिप लग गया है और अब इसका एक टेस्ट करते हैं। ओ माय गॉड विधि, फॉर गॉड सेक विधि, आई एम हियर टू हेल्प यू, स्टॉप डाउटिंग मी अगेन। विधि, ये क्या था? डॉक्टर ढांडा इज एक्चुअली रीडिंग योर माइंड, बी माइंडफुल। ओके फाइन, ये चिप काम कर रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हमेशा इस सब के लिए साइन अप करूंगी। गेस्ट रूम में डॉक्टर ढांडा और मोमो पूरी तरह तैयार थे। सिस्टम सेट हो चुका था और बस एक इशारे का इंतजार था। सब कुछ रेडी लग रहा है, बस मुझे लगता है कि अहोंडे को अगर कुछ समझ आ गया ना तो वो हम सब के लिए रिस्की हो सकता है। आई टोल्ड यू मोमो, दिस इज अ ह्यूज रिस्क वी आर टेकिंग, पर विधि के सबकॉन्शियस के सिग्नल से हमें बहुत सारे क्लूज मिलेंगे, हमें तैयार रहना होगा। इतनी टेंस सिचुएशन में किसी को नींद कैसे आ सकती है वजीर? सच में मुझे भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम मुझे हग कर लो, शायद उससे तुम्हें जल्दी नींद आ जाए। वजीर प्लीज, तुम्हारी इंटेंशंस और मेरी इंटेंशंस, अभी डॉक्टर धंडा की वो स्टूपिड मशीन रीड कर रही होगी, सो लेट्स बी माइंडफुल। अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगी हाउ टू बी माइंडफुल? तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है वजीर। वजीर विधि के हाथ को अपने हाथों में लेकर सो गया। धीरे धीरे बात करते करते विधि गहरी नींद में चली गई। इस सन्नाटे भरी रात में सभी अपनी अपनी जगह पर थे। डॉक्टर ढांडा और मोमो गेस्ट रूम में मॉनिटरिंग कर रहे थे और विधि अपने सपनों के रहस्य में खो रही थी। जब रात अपनी गहरी चादर ओढ़ चुकी थी, एक अजीब सी हलचल चिप के सिग्नल्स में देखने को मिली। मोमो और डॉक्टर ढांडा की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। ये क्या है डॉक्टर ढांडा? लगता है कुछ होने वाला है, तैयार रहो। गेस्ट रूम के कोने में बैठे डॉक्टर ढांडा और मोमो मॉनिटर पर आने वाले सिग्नल को बहुत गौर से एनालाइज कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा होने लगा। सिंबल्स, अल्फाबेट्स, कुछ ऐसे कोड जिनको पढ़ना मुश्किल हो रहा था। सिग्नल्स आ रहे हैं, विधि का ब्रेन एक्टिवेट हो गया है। या तो वो किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रही है या फिर कोई उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। मतलब कोई उसके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर रहा है? हो सकता है। अब देखो, स्क्रीन पर जो कोड आ रहा है ना, वो किसी भी मॉडर्न लैंग्वेज का हिस्सा नहीं लगता। ये क्या है डॉक्टर ढांडा? ये सोमेरियन लगता है। ये एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो एंशिएंट मेसोपोटामिया में बोली जाती है। विधि इस वक्त शायद अपने पिछले जन्म के बारे में सोच रही है। तभी मॉनिटर्स पर पैटर्न्स और तेज होने लगे। जो विधि के सबकॉन्शियस से सिग्नल आ रहे थे वो ज्यादा गहरे और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। विदिशा, विदिशा। विधि के दिमाग में वो आवाज गूंजने लगी। उसकी नींद अब एक और ही दुनिया में बदल गई थी। एक दुनिया जो उसकी अपनी थी, पर फिर भी अनजान। विदिशा, विदिशा देखो, वो रही पहाड़ी। दासी, मुझ में और ताकत नहीं है। अगर ऊपर चढ़ते चढ़ते मैंने दम तोड़ दिया तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उसे ओजस से बचा लेना। दासी ने अपने पूरे विश्वास, मेहनत और लगन के साथ विदिशा का हाथ थामा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लगन थी, एक औरत की लगन जो एक माँ और उसके बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी।
नहीं विदिशा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और ओजस ने अपने आदमी हर जगह छोड़ रखे हैं, पर हमने काल कोठरी से निकलकर अब तक ये सफर तय किया है। हम आगे भी ये कर सकते हैं, हम उस पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। विदिशा, तुम्हारा बेटा ओजस के लिए सिर्फ एक वारिस नहीं, पैसे की तिजोरी है। वो इसे इतना आसानी से जाने नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ओजस को अपने बच्चे से दूर रखूंगी। तुमने मुझे काल कोठरी से निकालकर जितनी मदद की है, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती दासी। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें लगा कि उनका सफर खत्म होने वाला था। एक तीर हवा को चीरते हुए आया और दासी के सीने में जा घुसा। दासी दासी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी शिकन भी नहीं थी। अपने बच्चे को लेकर ऊपर पहाड़ी पर चली जाओ, वहाँ तुम्हारे दुश्मन नहीं पहुंच सकेंगे। हवा में चारों तरफ से तीर चल रहे थे। विदिशा अपने बच्चे को बचाने के लिए एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। दासी खून से लिपटी हुई थी, वो एक बेजान लाश थी और उन झाड़ियों के बीच से भी विदिशा को देख पा रही थी। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने बच्चे को मैं? विदिशा के पैर में भी तीर लग चुका था। दर्द में कर्रा रही विदिशा यही सोच रही थी कि अब वो आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन ठीक तभी एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ा, एक आदमी जिसका चेहरा एक कपड़े से बंधा हुआ था। वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर से उसकी मदद कर रहा था। चलो, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, ऊपर आ जाओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगी। अगर यहाँ रुकी तो हम दोनों मर जाएंगे। विदिशा ने डर और गुस्से के साथ अपने हाथ को उस आदमी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि अगर उसने इस वक्त इस अनजान आदमी की मदद नहीं ली तो शायद वो भी दासी की तरह इस पहाड़ी पर दम तोड़ देगी। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? वजीर ने विधि की चीखने की आवाज सुनकर अपनी नींद से जागते ही उसे संभालने की कोशिश की। उसका चेहरा सफेद था और पसीने से भीगा हुआ था। विधि, विधि क्या हुआ? तुम ठीक हो? डॉक्टर ढांडा, ये क्या हो रहा है? सिस्टम्स पर इतने सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। विधि के सबकॉन्शियस में ज्यादा डेटा आ रहा है, वो किसी फ्लैशबैक में फंसी हुई है। और ये कोड, ये इतना वियर्ड सा क्यों है? मैंने बताया था ना, ये सोमिरन है। विधि अभी भी अपने पास्ट में है, वहाँ कोई है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये सिग्नल बंद क्यों हो रहा है? वजीर के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन विधि की हालत देखते हुए उसने तुरंत विधि के नेक से वो चिप निकाल दी। विधि ने जोर से एक चीख मारी और अचानक से शांत हो गई। मैं कहाँ हूँ? वजीर, मेरा पैर, वो तीर, मेरा बच्चा। रिलैक्स विधि, रिलैक्स। यू आर ओके, ओके? वजीर, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। ये सिग्नल चला गया, इसका मतलब है कि क्या वजीर ने उस चिप को अंदर से निकाल दिया? शायद, लेकिन जो कुछ भी सिग्नल के थ्रू मिला है